दोस्तों, आज सरस्वती पूजा का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है और माँ से जब हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो माँ से यही वंदना करते हैं कि माँ हमें अंधेरे से दूर करना, अंधेरे से बाहर निकालना। और आप अंधेरे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब आप गुरु के सानिध्य में हो, गुरु के समीप में हो। बिना गुरु के जीवन को सफल नहीं बनाया जा सकता है, आसान नहीं बनाया जा सकता है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो आप सभी उन युवाओं को डेडिकेटेड है जो जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, संघर्षशील हैं। आपका लक्ष्य है कि आप एनडीए क्वालिफाई करें, आपका लक्ष्य है कि आप नीट क्वालिफाई करें, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं और आप कन्फ्यूजन में हैं कि बच्चे का लालन पालन कैसे किया जाए, बच्चे को गाइड कैसे किया जाए, तो ये वीडियो उपयोगी है। या फिर आप किसी छोटे से शहर में, किसी छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाएं, उनके भविष्य को बेहतर बनाएं, तो ये वीडियो उपयोगी है और आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। आपका जीवन सहज और सरल बन जाएगा अगर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे गुरु से मिलाने वाले हैं जो तमाम लोगों के जीवन को आसान बनाए, सरल बनाए, साथ में अपने बच्चों को उन मुकाम पे पहुंचाए जो एक शिक्षक के लिए, एक गुरु के लिए आसान नहीं होता है। आम भाषा में हम कहते हैं, दिया तले अंधेरा, दीप तले अंधेरा, यानी दिया के नीचे अंधेरा होता है। दिया अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है। शिक्षक, गुरु, टीचर का बच्चा कभी सक्सेस नहीं होता है, उन चीज़ों उन अचीव नहीं करता है जो बड़े शहरों के लोग, बड़े शहरों के बच्चे अचीव करते हैं। लेकिन सर ने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया। एक शिक्षक होते हुए अपने बच्चों को ऑफिसर बना दिए, सर अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिए। एक छोटे से गांव से आने वाले शिक्षक ने इतना बड़ा मुकाम कर दिया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सफलता एक आदमी के लिए नहीं हो सकता है। मेरे मायने में सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप कितना धन अर्जन कर लिए। सफलता का मतलब ये होता है कि आप आने वाली पीढ़ी के जीवन को कितना आसान और सहज सरल बना दिए। तो सर ने इस चीज़ को किया है और मेरे मानने में, मेरे देखने में, मेरे विचारधारा में सर आप इस दुनिया के सबसे महान गुरु हैं, महान पेरेंट्स हैं। क्योंकि आप YouTube पे बहुत सारे गुरु के लेक्चर को देख रहे होंगे, लेकिन ऐसे गुरु जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज को सुधार रहे हैं, समाज के लिए बेहतरीन कर रहे हैं। तो सर, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं आपका चरण स्पर्श करता हूं। आज मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि माँ शारदा के दिन अपने गुरु के सानिध्य में हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सर से चाहेंगे कि सर एक छोटा सा अपना परिचय दें और फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तहे दिल से अभिवादन है आपका, आपके इस YouTube चैनल का और आपके सभी सहयोगी सदस्यों का। तहे दिल से नमन और नमस्कार। मैं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि एक छोटे से कस्बे से, तो बिल्कुल यथार्थ है। भोजपुर जिला के अंतर्गत बलिगांव गांव है। ये गढ़हनी प्रखंड के अंतर्गत आता है और आयर थाना के अंतर्गत आता है। मेरे 2 बेटा और 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर आकाश कुमार पांडे, उसके बाद एक सुपुत्री सलोनी कुमारी और छोटा बेटा आनंद कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट। ये मेरा परिचय है और काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो आगे सर, आपके जो बच्चे लेफ्टिनेंट हैं वो कब
यूपीएससी के थ्रू एनडीए होता है, आप सभी को पता होगा। वो यूपीएससी के थ्रू एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे, तो आज वो लेफ्टिनेंट हैं। सर कब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था? वो अभी जस्ट नवंबर में 23 नवंबर को पास आउट हुआ परेड। 4 साल का ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका उनका? ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ अभी जस्ट 2025 नवंबर में। पीओपी में मैं वहाँ प्रेजेंट था, चूँकि पेरेंट्स को जाना होता है स्टार लगाने के लिए, फीती लगाने के लिए। तो मैं और मेरी श्रीमती जी, पूरा परिवार हम लोग वहाँ गए थे। जी। और ये सेकेंड जो एमबीबीएस करके डॉक्टर बने हैं, वो कैसे, उनका क्या यात्रा रहा, कैसे वो क्या किए? उनका यात्रा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। अभी वो कहाँ है? वो अभी तो एमबीबीएस क्वालिफाई हो चुके हैं? वो एमबीबीएस नीट क्वालिफाई हो चुके हैं और उनका 3rd ईयर ख़त्म ही होने वाला है, या शायद फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं। 3rd ईयर 7th सेमेस्टर उनका स्टार्टिंग है। और जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए तो मेरा छोटे जनाब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, लेकिन बहुत काफ़ी संघर्ष किए हमारे नीट जो बड़े सुपुत्र हैं। वो 4 साल का दौर, कोटा से लेके पटना से नगरी से बिलोंगिंग, उस बीच में कोरोना, तो बहुत संघर्ष किए। नीट के जितने भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश, हम्बल रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि आपको पेशेंस रखना होगा। और जो स्टूडेंट, जो बच्चा पेशेंस रख लिया, कंटिन्यू रहा, नीट आपके कदमों में होगा। बिल्कुल, इन सारे विषयों पे हम बहुत विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। और आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा नीट क्वालिफाई करे, एनडीए क्वालिफाई करे, तो आप ज़रूर देखिए हमारे वीडियो को। सर इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा एक इंट्रो दीजिए कि अपने बच्चों को तो आप सक्सेस बना दिए, कैसे ये सब संभव हुआ? और पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चों को आप खुद गाइड करते थे या ट्यूशन पढ़ाते थे? बच्चों का जीवन का शुरुआत कैसे हुआ? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं सर? जहाँ तक बच्चों का स्टार्टिंग ड्यूरेशन शिक्षा का रहा, तो गांव से ही हुआ, यानी बलिगांव से। ये बलिगांव कहाँ पड़ता है? ये बलिगांव भोजपुर जिला में है, गढ़हनी प्रखंड के अंतर्गत, आयर थाना के अंतर्गत पड़ता है। और बलिगांव अपने आप में एक पंचायत है, बलिगांव पंचायत। तो वहाँ पर उस समय यानी 97-99 के बीच का मैं बात बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा वहाँ विद्यालय नहीं था, सरकारी विद्यालय थे। और एक दो गिने चुने गांव के ही कुछ चुनिंदा शिक्षक वृंद के द्वारा एक दो स्कूल स्थापित हुआ था प्राइवेट से। तो कुछ दिन उनका प्राइवेट में भी चला और गवर्नमेंट स्कूल से वो पढ़े। इसके बाद मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ने मिलकर ये विचार किया कि भाई पटना चूँकि बिहार की राजधानी है, एजुकेशन का हब है, तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आकर अनीशाबाद में बहुत छोटा एक विद्यालय था। मैंने अपने बच्चों का पठन पाठन प्रारंभिक दौर वहाँ से शुरुआत किया और वो सफ़र चलते चलते टॉप 10 में संत कैरेंस गोला रोड स्थित, यहाँ पर वो लोग एंट्रेंस दिए, क्वालिफाई किए। और उसके बाद से मैं जहाँ तक मुझे याद है 4th क्लास से 12th तक संत कैरेंस से उन्होंने सफ़र पूरा किया। इसके तत्पश्चात यहाँ जो गिने चुने एकेडमिक हैं, चाहे वो गोल हो, आकाश हो, फिटजी हो, ये सब का भी अनुभव है मेरे बच्चों के पास। और शिक्षा की नगरी कोटा का तो कहना ही नहीं है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, महारत हासिल की है हमारे दोनों बच्चों ने वहाँ से। और परिणाम स्वरूप बड़ा बेटा नीट और छोटा बेटा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ से वो क्वालिफाई करके आप कमांडेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो सर ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके बच्चे ने आपको
बहुत ऊपर ले गए। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें आपका भी और आपके पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, तभी ये बिल्कुल। संभव हो पाया है। क्योंकि आपको पता है एनडीए टफेस्ट एग्ज़ाम है। जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है उससे भी हम मानते हैं कि एनडीए टफेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि आप 16-17 साल के एज में ऑफिसर बन जाते हैं, बिल्कुल। जिम्मेवारियां लेने पड़ती हैं, वो मैच्योरिटी आपके अंदर आनी चाहिए। तो सर ये आपके बच्चे के अंदर ये मैच्योरिटी कैसे डेवलप हुआ? जो प्रारंभिक शिक्षा था, आप बताएं कि 4th क्लास में आप अपने बच्चे को पटना में एडमिशन दिलाया, तो जो प्रारंभिक जो एजुकेशन था आपके बच्चे का, वो आप खुद केयर करते थे क्योंकि आप टीचर भी हैं। तो आप अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा खुद दिए या फिर कोई टीचर हायर कर चुके रखे हुए थे? तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है, चूँकि मैं एक खुद टीचर था, मिसेज भी हमारी ग्रेजुएट थी, तो हम पति पत्नी ने मिलकर के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रदान किए। इसके बाद कुछ गुरुजनों के सानिध्य में भी मैंने बच्चे को दिया, और गुरु का सानिध्य और माता पिता का सहयोग से बच्चे दिन दुना रात चौगुना आगे तरक्की करते गए। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने समय दिया अपने बच्चे को, जो आज 21वीं सदी के पेरेंट्स नहीं देते हैं। उनका रोना एक ही होता है कि मैं अगर बच्चे को समय दूंगा तो फिर कमा के लाऊंगा कहां से, अच्छा, बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, फी कैसे अरेंज करूंगा। उन्हें ये नहीं पता कि सबसे बड़ा जो कीमती चीज है बच्चा ही है। बिल्कुल। तो आप टाइम आपको चुराना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं ना, जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, और मृत्यु शब्द ही दुख होता है। मृत्यु का अर्थ होता है दुख। तो इस दुख के लोक में आकर के आप सुख की जो कामना करते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आप हैं मृत्यु लोक से और सुख चाहते हैं कि खूब हमें कभी दुख से सामना ही नहीं हो, तो ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब सुख को हम लोग क्या करते हैं, तलाशते हैं, चुराते हैं। जैसे खुद का बर्थडे, मिसेज का बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे, ये सब खुशी के मौके को हम लोग तलाश करके चुराते हैं और निकालते हैं। वैसे उसी तरह से बच्चों के लिए समय पेरेंट्स को निकालना ही होगा। बिल्कुल। सर बच्चे को लेफ्टिनेंट बना दिए, एक बच्चा एमबीबीएस में पढ़ रहा है, वो भी डॉक्टर बन जाएगा कितने साल के बाद? 2 साल और तीसरा साल चल रहा है, 3rd ईयर में है। 3rd ईयर में है। तो कैसा लग रहा है अभी सर? प्राउड फील करता हूँ। अच्छा, चूंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 80 है, तो आज 45 ईयर्स ओल्ड मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बिल्कुल। और इस 45 ईयर्स में ही मैं 2 गस्टेड ऑफिसर्स का फादर बन के बैठा हूँ। ये आपके चैनल को, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल। तो सर जीवन कैसा चल रहा है अभी? ये तो आपने बहुत ही एक गंभीर प्रश्न कर दिया कि जीवन कैसा चल रहा है। जितने भी अभी देख रहे हैं मुझे, चाहे वो लाइव देख रहे हों या इन फ्यूचर देखें या फिर बैक देख चुके हों, मैं इस प्रश्न को बड़ी दिल से लिया हूं, क्योंकि आपने पूछा कि जीवन कैसा चल रहा है। दोस्तों, जीवन चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। इंसान जब हठ ठान ले, तो सुने हैं ना कि पत्थर से भी पानी निकाल लिया जाता है। तो जीवन को चलाना पड़ता है। जीवन कोई मशीन नहीं है जो अपने आप छोड़ दे और चले। कुत्ते और इंसान में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। कुत्ता सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता है, जबकि इंसान के हाथों से 2-4 इंसान का भरण पोषण हो, उसका प्रवृत्ति हो, उसका पेट चले, वो इंसान है, नहीं तो फिर डॉग। बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ हमको सीखने को मिला कि जीवन में आप किसी भी मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाए, जीवन को जीना पड़ेगा। आपको जीवन की समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। यानी आप जीवन चलेगा नहीं, उसको जीना पड़ेगा।
चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। तो आगे का क्या योजना है सर? अभी फिलहाल तो मेरे छोटे सुपुत्र का नाम है कि पिताजी अब आप रिलैक्स हो जाएं। अच्छा। मैं आपको बता दूं, और जितने भी हमारे भाई बंधु मेरे अभिभावक देख रहे हों, मैं पटना में हॉस्टल संचालक हूं। मेरा 8-10 ब्रांच है अभी, खगौल रोड, आरपीएस, बोरिंग रोड चौराहा। परंतु मैं इस बात पर, इस तथ्य पर आकर के बच्चे के बातों को मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी यंग हूं और मैं आराम से अभी कमा सकता हूं। तो मेहनत करता हूं और अपने बलबूते पर मैं चलता हूं, जीता हूं, परिवार चलाता हूं। बच्चों पर कोई लायबिलिटी नहीं, उनका अपना लाइफ है, बिल्कुल। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। सर अभी आप बोले कि हम हॉस्टल चलाते हैं, क्या बॉयज या गर्ल्स? मेरे पास 4 ब्रांच बॉयज का है और 5 ब्रांच गर्ल्स का है। अभी एक घटना घटा है सर, गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड, बताने में भी शर्म आता है, परंतु हमें चर्चा करनी होगी बिल्कुल। क्योंकि सामाजिक समस्या है। एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल कंकड़बाग, शायद कंकड़बाग में, ये भूतनाथ रोड में अवस्थित है। मुन्ना चौक है कहीं, वहाँ पे है। तो वहाँ एक अशोभनीय दर्दनीय घटना घटी एक बच्ची के साथ, जो अभी भी सुनने पे मन कुंठित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या चल रहा है पटना में, कैसे देखिए, इस पर बहुत छोटा सा मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नहीं। जहाँ तक मीडिया कर्मी, पुलिस प्रशासन, हो सकता है आज जो हम लोग लाइव हो रहे हैं, कल गए ये मीडिया कर्मी तक पहुँचे, हमारा चैनल, हमारा ये शूट, ये भी हो सकता है कि कल गए थाना प्रभारी जी तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने स्टार्टिंग जो न्यूज देखा था उसमें 100% हॉस्टल संचालक की संलिप्तता बताई गई। 100% हॉस्टल संचालक को गलत ठहराया गया। मेरा एक ही प्रश्न है कि जो रेप का मैटर है, जहां तक मैं जानता हूं, ये डायरेक्ट रेप तक मैटर पहुंचता नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ होता है, और जो वो कुछ ना कुछ होता है तो बच्ची को अपने पेरेंट्स को आगाह करना चाहिए कि हॉस्टल संचालक का नियत अच्छा नहीं लग रहा है। पेरेंट्स को पता ही नहीं चला होगा सर, बच्ची इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाई होगी, अपने पेरेंट्स से शेयर ही नहीं की होगी चीज़ों को। नहीं, ये अटेम्प्ट, मैं तो यही बताना चाह रहा हूं कि ये अटेम्प्ट एक दिन में होता ही नहीं हाँ, है। हाँ। जिसे आप लोग आज के यंग जनरेशन इश्क का नाम दिए हैं, ये एक दिन में नहीं होता है, इसे हफ्तों गुजर जाते हैं। तो अगर बच्ची, मैं बच्ची कह चूंकि बच्ची है नहीं, ईश्वर मृत आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन उसकी एक गलती मैं जरूर कहूंगा कि उसे अपने पेरेंट्स को आगाह करना चाहिए था, क्योंकि बच्ची लोग बड़ा जल्दी समझ लेती है इस बात को कि कौन मुझे किस गलत नजर से निगाह देख रहा है, किस नजर से देख रहा है, कौन बुरी निगाह से देख रहा है, कौन अच्छा निगाह से देख रहा है। हाँ, उसको थोड़ा सर, सा भी डाउट हुआ तो उसे क्लियरिटी अपने पेरेंट्स को देना चाहिए था। हम इस टॉपिक पे आएंगे कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम इससे पहले ये जानना चाहते हैं सर कि जी। आप हॉस्टल चलाते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों, जी। तो सरकार का, गवर्नमेंट का या प्रशासन का क्या रेगुलेशन है, क्या सिस्टम है कि हॉस्टल्स जो चलते हैं वो फॉलो करते हैं रूल रेगुलेशन का, या फिर कोई नियम नियति नहीं है, आप चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो? देखिए, जहाँ तक रूल्स रेगुलेशंस की बात आपने उठाया है, जहाँ तक मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से मैं देख रहा हूँ शंभू गर्ल्स हॉस्टल, तो उसमें सारे क्राइटेरिया जो भी हम लोग को मिलता है, रूल्स रेगुलेशंस, उन्होंने फॉलो किया है। उन्होंने लेडीज वार्डन तक रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मैनेजर मुंशी जो भी देख रेख के लिए होते हैं वो सारे चीज़ हैं, सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन फिर भी घटना तो घट गई। हाल वही है कि शराब बंद है पर घर घर में आराम से मिल जाता है। तो सर कहीं ना कहीं गर्ल्स, वो जो बच्ची थी उसकी भी समस्या थी, उसकी भी
कमी थी कि चीज़ों को समझ नहीं पाई, अपने गार्जियन से, पेरेंट्स से उतना वो नहीं बता पाई नहीं खुल के। बता पाई। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे सर कहीं न कहीं ये रीज़न होता है ना, जो हम अपने बच्चों को उस तरीके से परिवेश नहीं पालते हैं, लालन-पालन नहीं करते हैं, ताकि वो बच्चे हमसे घुल-मिले, अपनी समस्याओं को बताएँ। हम इस बारे में आप बताइए कि बच्चों के साथ हमें एज़ ए पेरेंट्स हमें कैसे रहना चाहिए? घर का माहौल कैसा बना के रखना चाहिए? शायद उस बच्ची के पेरेंट्स उसके फ्रेंडली होते ना, तो ये घटना नहीं घटती। ठीक है, प्रशासन, हॉस्टल वाले दोषी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कहीं न कहीं लालन-पालन में तो समस्या हुई है। बिल्कुल। बच्ची नहीं बताई, चीज़ घटनाएँ घट गई। सर आपने सही बोला, वो चीज़ एक दिन में नहीं घटी होगी, उसके पहले चीज़ें चल रही होंगी, बच्ची को नहीं समझ में आया। तो सर लालन-पालन बच्चों का एज़ ए पेरेंट्स हमें कैसे करना चाहिए? जैसे आप अपने बच्चे को एनडीए बना दिए, सब लोग चाहता है कि मेरा बच्चा एनडीए बन जाए, लेकिन नहीं बनता है। देखिए, इस प्रश्न का बड़ा विस्तार से मैं वृतांत देना चाहता हूं आपको, थोड़ा समय अगर बिल्कुल, हो तो। बिल्कुल सर। इस बात को पूरा समाज को हमें आज के डेट में समझना चाहिए और सीख लेना चाहिए। सबसे पहले जहां तक पेरेंट्स का रोल बच्चों के साथ है, बिल्कुल दोस्ताना होना चाहिए, क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं उसमें नंबर 1 होता है दोस्ती। ये जो प्रेम चल रहा है आजकल, प्रेम अलग चीज है और फ्रेंडशिप अलग चीज है। आप बॉयज हैं, गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप रखिए, न कि प्रेम रखिए। प्रेम और फ्रेंडशिप दोनों दो रास्ते हैं, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है। और विस्तार से बताइए, प्रेम में और फ्रेंडशिप में क्या डिफरेंसेस है? मित्र जो चरित्र को सुधार दे, ये होता है मित्र, ये होता है फ्रेंडशिप। लेकिन आज के मित्रता है कहां? इसकी ज्वलंत और सबसे अच्छा उदाहरण आप कृष्ण और सुदामा का देखिए। उसे हम दोस्ती कहते हैं, लेकिन एक लड़का एक लड़की, स्टार्टिंग तो होता है दोस्ती और वो धीरे 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 इश्क में तब्दील हो जाता है। तो हमें इससे बचना है, हमें मित्रता करना है, हमें दोस्ती करना है, न कि हमें प्रेम करना है। उसका भी समय है। जैसे आप कोई भी फलदार वृक्ष लगाते हैं तो बड़ी दिन तक उसे सेवा करते हैं, सींचते हैं, समय पर उसका छटाई करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, और इसके बावजूद भी जब वो वृक्ष वयस्क होता है तो जब का तब नहीं फल लग जाता है, फल वो अपने सीजन पर लगता है। उसी तरह से आप पहले अपने जीवन को सुधारिए। आप एक एम लेकर के आए हैं, पटना हो या जितना भी एजुकेशनल हब सिटीज हैं, चाहे बच्चा कोटा हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो या पटना हो, आप पढ़ने आए हैं यहाँ, तो पहले आप अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए। वो तो मिलना तय है, साथी किसका नहीं होगा, सभी का होगा। तो वो चीज तो फिक्स है। नहीं मिलना है तो आपका एजुकेशन, नहीं मिलना है तो आपका जॉब, तो पहले आप उसके चक्कर में लगो ना। इश्क वो चीज हुआ और मित्रता ये चीज हुआ। क्या मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप समझ चुके होंगे अभी तक। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा डिविएट हो गए क्वेश्चन से। क्वेश्चन था कि बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए कि बच्चे प्यार में नहीं फंसे। देखिए, बच्चे का लालन पालन कैसे किया जाए कि वो एनडीए क्रैक कर जाए आपके बच्चे की तरह। बिल्कुल। बच्ची का कैसे लालन पालन किया जाए कि उसके साथ संभव गर्ल्स हॉस्टल वाली घटना नहीं घटे। इस पर एक अल्फाज हम देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये तुझसे मांगते सब हैं, युवा पीढ़ी संभल करके
विवेकानंद हो जाए। वाह, वेरी नाइस सर। तो जहां तक लालन पालन का सवाल है, तो आप देखिए आपका आइकन कौन है। प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, ये आपके आइकन हैं ही नहीं। आपका आइकन है विवेकानंद जी, चंद्रशेखर आजाद। तो आप पहले ये समझिए, जहां तक पेरेंट्स का रोल है कि वो लालन पालन कैसे करे, एनडीए कैसे क्रैक करे, उसमें आपका पिता की बेटा, क्या भूमिका है, उसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका है, क्या योगदान माँ की है, क्या भूमिका है। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और पुनः बता रहा हूं कि सबसे पहले समय आप अपने बच्चे को समय दें और आप खुद अपने आप में पेशेंस रखें। मैंने देखा है 10th क्लास में बच्चे अगर एक बार फेलियर हो जाते हैं तो दूसरी बार में ही पेरेंट्स क्या बोलते हैं, फॉर्म भरवाना है, पैसा नहीं है, फेल हो गया, छोड़ दो, मत पढ़ो, क्या पढ़ता था। नहीं, ये आज 21st सेंचुरी है भाई साहब, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पढ़ने वाले तो सब हैं। सर, बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को रखना होगा, नहीं? बिल्कुल, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को रखना है पेशेंस। आप अपने बच्चे को समय दें, समय दीजिएगा, बच्चा एक दिन जरूर सक्सेस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सक्सेस नहीं करेगा। अब रह गया सही मार्गदर्शन, गलत संगत, और आज की युवा पीढ़ी नशे के आगोश में जा रही है, उस चीज से बचना है। तो जरूर आपका बच्चा नीट भी क्वालिफाई करेगा, एनडीए भी क्रैक करेगा। पेशेंस रखें, धैर्य रखें और बच्चे को हमेशा उत्साहित करें, उसे हतोत्साहित नहीं करें, उसे उत्साहित करें कि बेटा इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट तुम्हारा है, एक सीट है, भगवान ने तुम्हारे लिए दे रखा है और तुम विजयी बनोगे। बेटा कर लेगा। नेक्स्ट बार भी नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट बार भी नहीं हुआ तो उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटी है। अरे यार, पूरा लाइफ पड़ा है, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। यह बात नहीं है कि सिर्फ नीट ही एक एग्जाम है। आप तो अच्छे से जानते हैं, सिर्फ नीट ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। केवल नीट हो जाता, इस भारत को आईएएस तो चाहिए, आईपीएस तो चाहिए, जज चाहिए, कलेक्टर चाहिए, डीएसपी चाहिए, तो अपॉर्चुनिटियां तो बहुत हैं। बस धैर्य रखना है, मनोबल को ऊंचा रखना है, हतोत्साहित नहीं होना है। एक न एक दिन, आपने अच्छा प्रश्न किया कि एक बार में अगर नहीं हुआ तो अगला बार अगर मैं पेरेंट्स हूं तो बोलूंगा कि बेटा अगला बार तुम्हारे लिए ही है, मैं 2 अपॉर्चुनिटी दूंगा। अब आप बोलोगे कि तीसरा में नहीं हुआ तो बेटा चौथा तो तुम्हारे लिए ही है, बेटा 5वां तुम्हारे लिए फिक्स है। और जो पेरेंट्स इस तरह से अपने बच्चों को उत्साहित करेंगे, उसका बेटा नीट हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, वो सारा का सारा क्वालिफाई करेगा। साहब, ये शब्द कोई नॉर्मल आदमी नहीं बोल रहा है, अपने बच्चे को एनडीए क्वालिफाई करके ऑफिसर बना चुका व्यक्ति बोल रहा है कि बच्चे पे आप प्रेशर डाल करके उसे एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। नीट क्वालिफाई नहीं करवा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल। तो एक एनडीए क्वालिफाई बच्चे के फादर बोल रहे हैं, आप इसे जीवन में स्वीकारिए। पहले एक आप पेरेंट्स बनना सीखिए, बिल्कुल, एक पिता बनना सीखिए और एक माँ बनना सीखिए। तो सर, ये तो आपने बहुत ऊर्जावान बात बोला कि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाना चाहिए अपने बच्चों के अंदर। एक वाकया इस पर मैं अपने पर बीता हुआ बताना चाहूंगा, तमाम दर्शक को भी बताना चाहूंगा, इससे शायद कुछ बड़ी सीख मिले आपको। जब बेटा मेरा नीट क्वालिफाई जिस साल किया था, अभी 3rd ईयर में है, तो आप गणना कर लीजिए 3 साल बैक जा करके, लगभग जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है आप देखते हैं सर्वर का क्या पोजीशन रहता है, बहुत डाउन रहता है, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया के बच्चे एक साथ एक ही ऑप्शन पर
ओपन करते हैं, इसके वजह से सर्वर पे प्रेशर रहता है। प्रेशर रहता है। तो लगभग 12:17 हो रहे थे, मुझे एकदम याद है खूब अच्छी तरह से, चूंकि बेटा के साथ मैं बैठा था लगभग 30 मिनट कि शायद अब सर्वर खुल जाए। चौथा अटेम्प्ट उसका। रात्रि 12:17 पर जब सर्वर साथ नहीं दिया, ओपन नहीं हुआ रिजल्ट, तो मेरे पिताजी रिजल्ट देख रहे जी थे। जी रिजल्ट देख रहा था। तो मेरे पिताजी 93 ईयर्स ओल्ड थे, ओ, यानी वो उनका अंतिम साल था। पिताजी हमारे स्वर्गवासी हो गए। तो मैं जा करके पिताजी से बोला कि पापा, अभी उनको सर्वर तो समझ में नहीं आता। मैं बोला कि अभी मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो शायद कल रिजल्ट हो। बोला कि ठीक है। बेटा का एक दोस्त था मधेपुरा, जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज हॉस्पिटल में, सौरभ नाम था इसका। परम मित्र था, कोटा में साथ में पढ़ा था। उस बच्चे का 1 साल पहले ही हो चुका था और वही कॉलेज मिला था मधेपुरा का। और आपके बच्चे भी उसी में पढ़ रहे हैं? मेरा बेटा भी उसी में पढ़ रहा है। वही तो मैं घटना बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने बेटा से बोला कि बेटा, और ये जान लीजिए 6 बार में टोटल फाइनल रिजल्ट होता है। 3 नेशनल रिजल्ट देता है, 3 स्टेट गवर्नमेंट रिजल्ट देता है। तो उसका नेशनल का 3 खत्म हो चुका था, रिजल्ट आ चुका था, उसका नहीं हुआ। 2 स्टेट का रिजल्ट आ गया था, नहीं हुआ। अंतिम रिजल्ट बचा था स्टेट का। 12:17 बेटा को अब नींद आ रहा था। उसने क्या किया कि अपने दोस्त उस डॉक्टर सौरभ को अपना रोल नंबर वगैरह सारा चीज लिखवा दिया। अब बोला कि यार देख लेना, सर्वर खुले तो मेरा रिजल्ट थोड़ा और मुझे बता देना। बेटा सो गया। वो लड़का जो डॉक्टर सौरभ है, वो लगभग 2:40 में रिजल्ट ओपन हुआ। और जैसे ही उसने देखा कि आकाश कुमार पांडे को मेरा ही कॉलेज मिला है मधेपुरा, वो तो खुशी से पागल हो गया। और जानते हैं बंधु, उसने टोटल 57 कॉल किया था। मेरे बच्चे के पास बहुत अच्छा मोबाइल नहीं था, फूटा टूटा हुआ मोबाइल था जिसमें रिंगटोन का प्रॉब्लम था, साइलेंट था मोबाइल, वो नहीं सुन पाया। जब 5 बजे के बाद, 5:10 हो, 20 हो, 5:05 हो, जो हो, सुबह में उसने जगा तो देखा कि सौरभ का 57 कॉल आया हुआ है। तो उसने तुरंत कॉल बैक किया। वो लड़का खुशी से बोला, अरे आकाश, कंग्रेचुलेशंस, तुमको मेरा ही कॉलेज मिला है। अब सोचिए कि उस बेटे पर उस समय क्या गुजरा होगा, क्या खुशी का नजारा होगा। वो सुबह फटाफट स्नान किया और झूठ बोल करके मुझसे गाड़ी का चाबी मांगा कि पिताजी एक दोस्त आया है गोला रोड, लेके आना है, चाबी दीजिए। मैंने बाइक का चाबी दिया। वो गया महावीर मंदिर पटना जंक्शन, वहां प्रसाद चढ़ा करके और आ करके मैं उस समय अपना एक शर्ट को प्रेस दे रहा था और गले में माला फूलों का पहन करके जब मेरा चरण स्पर्श किया, बोला कि पिताजी फाइनली मैं डॉक्टर अब बन जाऊंगा। वाह। तो वो समय मैं कभी जीवन में भुला नहीं सकता हूं। तो सोचिए 4 साल, आप तो 1, 2, 3 अटेम्प्ट की बात कर रही हो, बेटे ने मेरे 4 अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट में उसने नीट क्वालिफाई किया। लेकिन उसका लगन, मेरा पेशेंस रंग लाया। अब पढ़ाई मत छोड़ो, हतोत्साहित मत होको। नीट आपके दरवाजे, आपके कदमों में होगा, एनडीए आपके कदमों में होगा। नेक्स्ट। बिल्कुल। तो सर हमारा ये था कि एज ए पेरेंट्स हमें बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए कि हमारा बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाए, एनडीए बन जाए। ये तो हम लोग थोड़ा टच किए, लेकिन और गहराई में आएंगे। सर हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को पता चले कि आपने अलग क्या किया, आपके बच्चे ने अलग क्या किया। एनडीए इतना आसान नहीं है, नीट इतना आसान नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में लगभग 70 सीट है। 70 सीट में मैक्सिमम 30 to 35 बच्चे सिर्फ नीट क्वालिफाई करते हैं। ये सारे का संभव नहीं है होना, और सारे डेडिकेटेड मेहनत करते हैं। तो भाई नीट क्वालिफाई कर देना और एनडीए निकाल देना इतना आसान नहीं है। तो इस पे फिर से आएंगे सर, लेकिन हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि हम, आपकी भी बच्ची है सर, एक बेटी है, तो अपने बेटी के साथ कैसा एक बिहेवियर होना चाहिए, एक पेरेंट्स का, एक फादर का, एक मदर का, ताकि वो
फ्रेंडली हो सके, अपनी चीज़ों को एज ए फ्रेंड आपसे शेयर कर सके। और सर आपने अभी कहीं ना कहीं बताया कि जब हम पटना जैसे शहरों में आते हैं तो प्रेम करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं। कारण यही है कि जीवन में कोई दोस्त तो चाहिए, चीज़ों को बताने वाला तो चाहिए, और बिल्कुल। तो हम ढूंढने लगते हैं। तो उस आईने से अगर हम देखें, उस एंगल से अगर देखें, तो गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने बेटियों को, भारत की बेटियों को, जो पूरी ताकत रखती हैं, किसी भी मंजिल पर जाने की ताकत रखती हैं, कैसे लालन पालन किया जाए, कैसे ध्यान रखा जाए, उनको कंफर्टेबल कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, एक अल्फाज है, चूंकि बेटी का प्रश्न उठा है बिल्कुल सर। तो गौर फरमाइए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य में कहानी होनी चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य में कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। आंसुओं के धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जहां तक बच्चियों का सवाल है, देखिए, अक्सर मैंने मां को कहते हुए सुना है कि बेटा या बेटी अच्छे हो जाए तो पिता, और गलत निकल जाए तो मां बदनाम होती है। आपने भी सुना होगा इस समाज में। ऐसा मैं नहीं मानता कि अच्छे हो गए तो पिता का सारा देन, और बच्चा या बच्ची गलत हो गई तो सारी गलती मां की। बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चे माँ के साथ ही सारा दिन रहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ का ज़्यादा बनता है सर। मैं इस बात का खंडन करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, परिवेश एक से बनता ही नहीं है। परिवेश जब भी होता है तो दोनों से होता है। जो घर में घरेलू हिंसा होता है, जो पति पत्नी में झगड़े होते हैं, वो अकेले झगड़े नहीं होते हैं। और बच्चा जब छोटा होता है, उस समय से युवावस्था की दहलीज पर आते आते वो पूरा जीवन में देखता क्या है? मम्मी और पापा की लड़ाइयां। आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को? आप हस्बैंड वाइफ घर में युद्ध कीजिए, शांति भंग कीजिए, और जब बच्चा किसी तरह से संघर्ष करके 10th, 11th या 12th क्वालिफाई कर लिया, तो तुरंत एक्सपेक्टेशन रखिए कि बेटा मेरा नीट क्वालिफाई करे, बेटा मेरा एनडीए के क्वालिफाई करे, बेटी मेरी एनडीए क्वालिफाई करे। तो ये तो विडंबना है सरकार, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने पर बहुत काफी संयम रखना होगा, तब जाकर के आप उस मंजिल को पा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कदापि आपका एक्सपेक्टेशन ही गलत है। बच्चे को, मैंने इसके पहले भी बताया कि पेरेंट्स को बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जहां तक बेटियां हैं, बेटियां तो आज हर एक क्षेत्र में आजमा रही हैं, हर एक क्षेत्र में जा रही हैं। मैंने अभी देखा, जब पीओपी में मैं गया था पास आउट परेड में केरला, तो बेटियां भी वहां परचम लहरा रही हैं। किसी भी एंगल से बेटियां आज के डेट में कम नहीं है बेटों से। तो आप अपने बेटी को वैसा बनाइए। कैसे बनेगी सर? ये हम वीडियो उस आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं जो चाहता तो है, लेकिन वो धरातल वैसा नहीं दे पाता अपने बच्चों को, अपने बेटियों को। सबसे पहले अपनी मानसिकता को आपको चेंज करना होगा। जहां तक मैं हॉस्टल संचालक भी हूं,
मेरा गांव बहुत बड़ा है, लेकिन आज तक पूरे बस्ती से एक भी पेरेंट्स नहीं उठा, जबकि सब लोग जानते हैं कि नीरज जी का गर्ल्स हॉस्टल 5-6 रन कर रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पेरेंट्स नहीं मिला जो बोले कि भैया हम फी देने में असहज हैं, हम फी नहीं दे सकते हैं, लेकिन बेटी को मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं उसे जेई एडवांस क्रैक कराना चाहता हूं। मेरा चैलेंज है, आज भी मेरे हॉस्टल में मेरे गांव के एक आध बच्चे रहते हैं जिनसे मैं 1 रुपया नहीं लेता हूं। तो सर इस वीडियो में आपसे कह रहे हैं बिल्कुल। कि अगर आप अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, असमर्थ हैं, तो इनसे कांटेक्ट करिए। बिल्कुल सहस्त्र स्वीकार है। अगर हमारे मार्गदर्शन से, हमारे चंद मेहनत से अगर आपकी बेटियां चांद तारों को छूती हैं तो बहुत गर्व होगा। मैं बता तो रहा हूं, पूरे बस्ती में आज एक भी पेरेंट्स खड़ा नहीं हुआ जो बोले कि भाई साहब हम अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, आप इसे पटना रहने का, पढ़ने का साधन दीजिए, स्थान दीजिए। तो सोए हुए हैं लोग, उन्हें जागृत होना पड़ेगा। नहीं जगेंगे तो फिर बहुत दूर है। तो आप अपने मानसिकता को चेंज कीजिए। आज देखिए पटना में बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं। अब रह गया राइट एंड रॉन्ग, जो कि अभी आपने जस्ट ये प्रश्न किया था शंभू गर्ल्स हॉस्टल। तो भैया आप परिवेश दें, अपने बच्ची को वैसा संस्कार दें। अगर बच्ची संस्कारी है तो वो आउट ऑफ वे कभी नहीं होगी, गलत मार्ग पर कभी नहीं जाएगी। ये तो सभ्यता, संस्कृति आपको ही अपने बच्चे में डालना है। मैंने अपने बेटे को अपने कभी भी पैसे से अवगत नहीं कराया, जबकि जितने भी वीडियो देख रहे हैं अगर मेरे कुछ परिचित हैं तो खूब अच्छी तरह से सोर्स ऑफ इनकम मेरा जानते होंगे। लेकिन आप जानते हैं, लेकिन मेरा बेटा अब भले जानता होगा, इसके पहले कभी नहीं जानता था कि मैं क्या कमाता हूं। मैंने अपना गरीबी हमेशा उनको झलकाया, हमेशा दिखाया कि इसमें बदलाव करोगे तो आप ही करोगे। और देखिए आज दोनों बच्चे सक्सेस हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं अपने गांव को, मैं अपने समाज को, आप सभी को मैं देने वाला हूं। बेटी भी मेरी, उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई गस्टेड रैंक जरूर निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपकी बातों से हमको जहाँ तक महसूस हो रहा है कि एक आइडियल पेरेंट्स बनने के लिए, एक आइडियल फादर बनने के लिए, एक आइडियल माँ बनने के लिए बच्चे से ज़्यादा आपको त्याग करना होगा। आपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए हैं, छोटे छोटे घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, और भी बहुत तरह का त्याग, समर्पण। यानी आपका सेंटर आपका जीवन नहीं है, आपका सेंटर आपका बच्चा है। यानी आप जी रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं। क्या बिल्कुल सर? देखिए, इसके लिए मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रफुल्ल जी। जी सर। कि आप कभी, आपके घर में भी सैनिक हैं, सौभाग्य है आपका बिल्कुल, कि आपके बिल्कुल। बड़े भाई सेना में हैं। बिल्कुल आप सैनिक के जीवन के बारे में कभी नजदीक से देखे हैं? आप पूर्ण परिचित हैं क्योंकि बिल्कुल। आपके खुद अपने बड़े भाई एक सेना में हैं। बिल्कुल देखिए वो सैनिक दिन रात मोर्चा संभाले हुए है इस देश के बॉर्डर पर। 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस तक का सफर वो कर रहे हैं जी सर। अकेले। और जो उनका वेतन मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि 10% भी वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, या तो अपने पत्नी को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने पिता को और अपने बच्चे को, इतने में ही टोटल वेतन को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई कितना संघर्ष वो बंदा कर रहा है, उतना संघर्ष तो एक जनरल पेरेंट्स को करना ही नहीं है। रहा त्याग की भावना, तो त्याग तो करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे हायर पोस्ट को छू पाएंगे।
अगर बलिदान नहीं कीजिएगा, त्याग नहीं कीजिएगा, तो फिर एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए जनाब। त्याग की भावना होनी चाहिए। आप कहीं और जॉब में हैं, आपकी मिसेज श्रीमती कहीं और हैं बच्चों के साथ, तो ये त्याग ही तो है, ये बलिदान ही तो है। ये बलिदान तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आप सभी को पता है, हम भी एक टीचर हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं और लगभग बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों से मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूँ। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि पटना जैसे शहरों में गार्जियन बच्चे को पढ़ाने के लिए तो लाते हैं सर, लेकिन उनका सेंटर उनका बच्चा नहीं होता है, उनका खुद का लाइफ स्टाइल हो जाता है। आप हर पार्टी में जा रहे हो, अगर बच्चा घर में क्या कर रहा है ये आपको तभी पता होगा जब आप दिन भर बच्चे के साथ रहेंगे। हाँ, जीवन, हमारा भी जीवन जरूरी है, पार्टी में इन्वॉल्व होना जरूरी है, लेकिन आपका सेंटर अगर आपका जीवन है, आपका सेंटर अगर आपका एंजॉयमेंट है, तो सर आप बच्चे पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप खुद के जीवन को देखिए, जब आपके बच्चे छोटे थे तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते होंगे, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते होंगे, तभी ये संभव हो पाया है कि आपने अपने बच्चे को लेफ्टिनेंट बना दिया है। देखिए प्रफुल्ल जी, एक चीज थोड़ा सा हटके है और रिलेटेड भी है आपके प्रश्न से ही, इस पर डिस्कस चूंकि जरूरी लग रहा है। जी सर। बेटा हो या बेटी हो, जब आप किसी महानगर में या बहुत बड़े शहर में, चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, अगर आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बेटा या बेटी दोनों, पेरेंट्स का एक रोल जरूर मुझे बहुत खलता है कि वो काम नहीं करते हैं पेरेंट्स। बच्चे के पढ़ने का आज के डेट में 3 सेंटर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कॉलेज, दूसरा इंस्टीट्यूशन और तीसरा लाइब्रेरी। पेरेंट्स को तीनों जगह का नंबर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, और दिन भर में एक कॉल कम से कम कर लेना चाहिए, और जनरल कॉल नहीं, वीडियो कॉल, ताकि ये लगे कि मेरा बच्चा किस वेशभूषा में और कहां पर अवस्थित है। आजकल आप देखे होंगे पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो चुकी है हमारे बच्चों पर, हमारा पोशाक, पहनावा, बैठने उठने का तौर तरीका, प्रचलन इतना हावी हो गया है, हम इतने पाश्चात्य सभ्यता की ओर मुड़ रहे हैं कि मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि आज हम किस कगार पर आकर के खड़े हो गए हैं। हवा का एक छोटा सा झकोरा बस चाहिए और तुरंत हम खाई में गिरने वाले हैं। तो आप सभी पेरेंट्स से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, ये गुजारिश रहेगा कि आप अपने बच्चों पर अगर दूर हैं तो एक बार कॉलेज, एक बार उस कोचिंग सेंटर का जो भी हेड हो या रिसेप्शनिस्ट हो, और जो आपके लाइब्रेरी के संचालक हों या कोई स्टाफ हो, तीनों जगह का नंबर रखिए। अपने बेटा और बेटी के बारे में पर डे आप कॉल कीजिए और उनका व्यूज जानिए। आज आपका बच्चा कोचिंग गया कि नहीं, कॉलेज गया कि नहीं, लाइब्रेरी गया कि नहीं, कहाँ कितना टाइम एक्सपेंड किया। ठीक है सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके बच्चे छोटे थे, 11-12 में थे, तो आपको पता नहीं होगा कि बच्चा एनडीए क्वालिफाई करेगा, नीट क्वालिफाई करेगा, ये हकीकत है। बिल्कुल। आउटपुट तो अब है ना जी। तो सर उस वक्त आपकी क्या मेंटेलिटी थी कि बच्चे एनडीए क्वालिफाई कर जाए या एक बेहतर इंसान बने, आपका फोकस क्या था? बहुत ही प्रफुल्ल जी आप गंभीर प्रश्न रखे हैं। बिल्कुल सर। देखिए, आज चूंकि इकोनॉमी का जमाना है, यहाँ तक कि जो शिक्षा है वह भी व्यवसाय हो गया है। ये दुख की बात है। शिक्षा कभी व्यवसाय नहीं होना चाहिए, लेकिन 100% आज शिक्षा व्यवसाय है, बिक रहा है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। अगर नहीं बिकता तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी एंगल से एक टीचर को बाउंसर की आवश्यकता पड़ेगी, गार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। पता नहीं ये देश कहाँ जा रहा है। रहा बात
स्टार्टिंग ड्यूरेशन जब बच्चे 10th 11th 12th में थे, तो उस समय जब बच्चा मेरा एनडीए फर्स्ट बार में, चूंकि होली था, मुझे अच्छा से याद था, होली था, हमारी मिसेज का मन नहीं था, बोली कि उस होली पड़ रहा है, आप बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। हम बोले अरे यार एनडीए का एग्जाम है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा वो जो एनडीए क्रैक किया वो आईआईटीएन भी है। वो आईआईटी भी कंप्लीट कर चुके जी हैं? हाँ, कहाँ से सर? वो भुवनेश्वर आईआईटी मिला था उसे, और 1 साल वो कंप्लीट किया, तब तक इधर एनडीए का रिजल्ट आ गया, आईआईटी को त्याग दिया और सेना में सुशोभित है। तो मिसेज का मन नहीं था, लेकिन मैंने उसके उत्साह को बढ़ाया, बोला कि बेटा होली तो आते रहते हैं, प्रत्येक साल होली होता है, लेकिन तुम्हारे लिए प्रत्येक साल एनडीए एग्जाम नहीं होगा, बेटा जाओ। वो गया, और उस समय मैं इधर का तो सुन रहा हूं कि 1 या 2 दिन घट गए हैं, नहीं तो 8 डेज का इंटरव्यू होता था एनडीए का, 8 दिन, और दिन भर इंटरव्यू चलता था, जो भी चले 5-6 घंटे 8 घंटे, और शाम में बोर्ड पर रिजल्ट आता था। तो वो इस तरह से मुझे बताता था कि पिताजी कहता है, आज भी मेरे तीनों बच्चे मुझे पिताजी कहते हैं, पापा कोई नहीं कहता। तो बोलता था कि पिताजी आज मैं छटा नहीं। फर्स्ट दिन उसका यही लैंग्वेज था। फर्स्ट डे इंटरव्यू का स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता का हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हाँ, तो बोला कि मैं, और सबसे ज्यादा बच्चे उसी दिन छटते हैं, हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट में ही। बिल्कुल, फर्स्ट डे बहुत सारे छट जाते हैं, बाकी बचे हुए कुछ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ जाते जाते वो अपने काम पर रख लेते हैं और बाकी का छट देते हैं। फिर दूसरा दिन लगभग जब 5 डेज, 5वां दिन उसने कॉल किया, रोज रात में लगभग 7-8 बजे के आसपास करता था, और उसका बस एक ही डर रहा था बताने का रिजल्ट, पिताजी आज भी छठे नहीं है। तो 4-5 दिन तो हम लोग नॉर्मली में लिए थे कि अरे एनडीए इतना आसान है, हाँ, ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा था, मैं ओपनली बता रहा हूँ भाई साहब। लेकिन 5वां दिन जब वो बोला कि आज भी नहीं छठे हैं, तो अब उम्मीद की जो किरण होती है वो जग गई। मुझे लगा कि अब तो मात्र 3 डेज बच रहे हैं। 6 डेज भी सेम वही, पिताजी आज भी नहीं छठे। लेकिन 7वां दिन तो एकदम चमत्कार गजब, जब 7वां दिन वो बोला कि पिताजी आज भी नहीं छठे। वाह। अब लगता था कि अब अगर छट गया तो हट होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे चला जाता, कोई दिक्कत नहीं था। अब तो मात्र सिंगल डेज बचा था लास्ट इंटरव्यू का। और मैं बता दूं कि वहां 8-8 ऑफिसर्स का टीम होता है। आज जो 8 ऑफिसर्स से आप गुजरे, अगला दिन वो 8 नया चेहरा होता है। तीसरा दिन ये 16 छोड़ के 8वां, यानी 64 ऑफिसर्स की टीम बैठती है इन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, एनडीओ वालों का। 8 दिन का था, अब शायद 6 डेज या 7 डे हो गया है, 1-2 दिन शायद कम हो गया है, लेकिन वो बोर्ड 8 का ही बैठेगा। तो 64 ऑफिसर्स से आपको गुजरना होता है, और उस 64 ऑफिसर्स में एक भी ऑफिसर्स अगर आपसे अनवाइड हुआ, आपके आंसर से अनवाइड हुआ, तो आपका जाना तय है, छंटना तय है। लेकिन 8वां दिन रात समय वही बोला कि पिताजी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, आज भी मैं नहीं छटा। अब तो जो खुशी की लहर दौड़ी, मैं उसे अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूं कि क्या गुजरा था हम लोगों पर, क्या माहौल था हमारे फैमिली मेंबर्स में। सर, आप अपने बच्चे के एनडीए क्वालिफाई करने से पहले अपने रिलेशन में, अपने गांव में कभी सुने थे कि किसी ने एनडीए क्वालिफाई किया है? नो, यानी मेरे आपके पूरे गांव रिश्तेदार में नहीं, मेरे गांव में नहीं। वो गांव का आपका फर्स्ट बच्चा है जो एनडीए बिल्कुल, क्वालिफाई किया? गांव का ही नहीं, पंचायत का कहिए, ब्लॉक लेवल पर कहिए। और जो नीट क्वालिफाई किए, हमको जहाँ तक लगता है कि नीट भी बहुत पहले आपके गांव से कोई एक किए थे, बहुत पहले। यानी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था। आपको भी कोई उम्मीद नहीं था कि आपका बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, लेफ्टिनेंट। आप जो लोग जानते होंगे बहुत बड़ा पोस्ट है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, तो आपको भी कोई उम्मीद नहीं था? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बताया अभी कि जब 5वां दिन उसने बोला कि पिताजी आज भी नहीं छटे हैं, तो अब उम्मीद की एक किरण जग गई।
कि मैं भी, चूंकि पहला चांस था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम श्रेय आप सबको, बिल्कुल। अपने पूरे गांव के सभी जनता जनार्दन को, मेरे जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उन सब का आशीर्वाद है, तब ये पोस्ट पर मेरा बेटा पहुंचा है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है सर, सबसे ज़्यादा अगर 100% सिलेक्शन है तो 90% हम आपके घर के परिवेश को देंगे। बच्चे को वैसा माहौल मिला और उसी चीज़ को हम बार बार टर्चर कर रहे हैं, आपके अंदर से निकालना चाह रहे हैं, ताकि उस गार्जियन को, उस पेरेंट्स को पता चले कि आपने अपने बच्चे को कैसे पाला, कैसे रखा, कैसा माहौल दिया। तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलने वाला देखिए है। प्रफुल्ल जी, एक चीज मैं अभी जस्ट बताया भी, और इसमें थोड़ा सा डीप जो आप चाह रहे हैं, मैं डीप में भी जाके बताना चाहूंगा। जी। आप अपने धन से अपने बच्चों को कभी अवगत न कराएं। आपके पास क्या धन है, इससे कभी रूबरू नहीं कराएं अपने बच्चे को। उसके दिमाग में सबसे पहले ये डालिए कि स्थिति में सुधार लाना है तो भाई आप ला सकते हो, नहीं तो बदहाली जीवन है, बदहाली में मैं जिया और आप भी जियोगे और मुझे भी वैसे ही रखोगे। दूसरी चीज है मेहनत, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तपना पड़ता है। आदमी कहता है पहले के समय में फलना महर्षि, फलना ऋषि, फलना तपस्वी, बहुत तपस्विनी थी, बहुत तपस्विनी थे। तो तपस्या करना सहज है हमारे समझ से, बहुत असहज नहीं है। लेकिन जितने तपस्वी हैं आज के समय में, अगर उनको एक यूपीएससी का जनरल बुक पकड़ा दिया जाए कि भाई लाइन टू लाइन आप मुझे उच्चारण करके, बिना देखे 1 महीना का समय देते हैं, याद करके कंठस्थ मुझे सुना दो, तो शायद मेरे समझ से पॉसिबल नहीं है। वो कहेगा कि नहीं, वो राम नाम ही सही है, मैं राम नाम जप लूंगा, 1 साल तक पानी पी के रह लूंगा, वो सहज है। भाई ये कंठस्थ करना, याद करना और समझना, ये तो एक्चुअल में तपस्वी का लोग संज्ञा देते हैं विद्यार्थी को। प्रफुल्ल जी, तपस्वी विद्यार्थी के सामने फेलियर है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, अथाह मेहनत करना पड़ता है, तब बच्चा जा करके नेट क्वालिफाई करता है, तब बच्चा जाके एनडीए क्रैक करता है। वो सहन शक्ति होना चाहिए और वो लगन होना चाहिए। पेरेंट्स तो पेशेंस नहीं रखेंगे। आज के डेट में पेरेंट्स विथ पेई, पेरेंट्स का एक न्यू नेम, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पेरेंट्स का एक नया नाम चला हुआ है प्रफुल्ल जी, वो है पेई। यानी आप अपने फादर को फोन करोगे, पापा फॉर्म भरना है, 2000 रुपया भेज दीजिएगा, एक फलना राइटर का, एसपी वर्मा का बुक लेना है, 3000 रुपया दाम है, भेज दीजिएगा। पेरेंट्स क्या करेंगे, कर्जा लेके दे या अपने कमाई से दे, वो पैसा भेजते रहते हैं, करना सब कुछ आपको है। तो पेरेंट्स पे ही हैं। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उस वक्त, उस कंडीशन में पेरेंट्स को कैसे रिएक्शन देना चाहिए, क्या करना चाहिए? उन्हें अनेकों तरह का फीडबैक देना चाहिए कि देखो भाई, जितने भी पहले के धर्मज्ञ थे, जितने भी पहले के एजुकेटेड व्यक्ति थे, आपको एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हम लोगों के बीच आज के डेट में नहीं है। आप उनका स्टार्टिंग ड्यूरेशन देखो, उनका जीवन देखिए आप। पढ़ने में बहुत अच्छे तो नहीं थे, उन्होंने भी एनडीए दिया था, वहीं नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। तो क्या वो जीवन से निराश हो गए? नहीं। तो ये जरूरी नहीं है। जहां तक हम देखते हैं, बच्चे को 6th-7th क्लास में खूब पीटा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जबकि 7th क्लास का सिलेबस को आपके नीट से कोई लेना देना नहीं है, एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया 7th को 7th जैसा ही रहने दो। आपको मेहनत करना है 9th, 10th, 11th एंड 12th। अगर 4 साल आपने मेहनत कर लिया तो नीट और एनडीए दोनों आपके कदमों में होगा। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला सर। हमने क्वेश्चन आपसे किया था कि आपके बच्चे जो शुरुआती दौर में थे, तो आप उनको क्या चाहते थे, एक बेहतर इंसान बनाना या फिर ऑफिसर बनाना? ऑफ कोर्स बेहतर इंसान। बेहतर इंसान। बिल्कुल।
चूंकि एक बेहतर इंसान इस देश को चाहिए। इस देश को चलाने के लिए जितना जरूरी एक आईएएस है, उतना ही धर्मविद है, उतना ही एक विद्वान है। चाणक्य बहुत बड़े कोई पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन कौटिल्य साम्राज्य में उनका क्या हस्ती रहा, हम सब वाकिफ हैं। और वो जो इंटरव्यू का आप प्रोसेस बता रहे थे, मेरे को लगा कि आप यही चीज़ बताना चाह रहे थे कि जब आपका बच्चा 5वें दिन 6ठे दिन सक्सेस होते गया, तो आपको लगा कि मेरा बच्चा एक ऑफिसर क्वालिटी डिजर्व करता है, फाइनली उसका सिलेक्शन हो या ना हो। बिल्कुल। तो सर, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों के जीवन को बदल सकता है वीडियो। बिल्कुल। आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने जीवन में पेशेंस लाइए। आप जो बढ़ा बढ़ा करके दिन भर रील देखते हैं ना, स्टॉप कीजिए और एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में थे कि हमें बेटियों का कैसे लालन पालन करना चाहिए, खासकर स्पेशली लड़कों से हट करके लड़कियों के, बच्चियों के, बेटियों का परवरिश किस तरीके से करना चाहिए और किन अहम बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आज हमको जहाँ तक लगता है सर, लड़कों से लाख दुगना लड़कियों का जो है मेंटेलिटी बेहतर है। लड़के बहुत सारी चीज़ों में डिवेट हो जाते हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं होता है कि उनके पेरेंट्स किस कंडीशन में जी रहे हैं, लेकिन लड़की इस चीज़ को ध्यान रखती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न समाज में जाएगा निश्चित रूप से, हमारे बच्ची भी देखेगी। देखिए, सबसे प्रारंभिक दौर जहाँ तक मैं देखता हूँ, बेटा और बेटी में विभेदीकरण की नीति, हमें उसको रोकना होगा। हम लोग स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं कि बच्चियां, बेटियां पराई घर की होती हैं। इस मेंटेलिटी को चेंज करना होगा। बेटियां पराई घर की नहीं होती हैं। जैसे बेटे अपने घर के हैं, तो बेटियां भी हमारी ही हैं। अब रह गया उनकी परवरिश, लालन पालन। तो जिस तरीके से हम अपने सुपुत्र को, अपने बेटे को मानते हैं, जैसे लालन पालन, जितनी आज़ादी देते हैं, उतने हमें अपने बच्चियों को भी आज़ादी देनी चाहिए और उनका लालन पालन में किसी तरह का कोई व्यवधान न आए। जैसे कि बेटा का करते हैं, वैसे बेटी का कहीं कोई अंतर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक हम लोग ये जाने कि एक पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हमारी क्या भूमिका है और हमें कैसे अपने बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो सर, एक कोई प्रेरणादायक श्लोक हो, कविता हो, तो प्लीज़ आप। बिल्कुल, चलिए, आपकी इच्छा है तो, चूंकि बेटी का सवाल उठा है, तो हम उससे रिलेटेड ही एक अल्फाज रखते हैं, क्योंकि जीवन में कभी कभी साधारण बातें हमारे दिमागों को हिंट नहीं करती है। बातें अगर कविताओं के माध्यम से कहा जाए तो डायरेक्टली हमें समझ में आती हैं, चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। अगर आप पेरेंट्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, आप टीचर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुमूल्य होने वाला है। और शायद हमको नहीं लगता है सर कि ऐसा कोई भी इंटरव्यू यूट्यूब पे उपलब्ध हो जो किसी की बच्चे के जीवन को बना दे, किसी पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए हो। इंस्टीट्यूट कॉलेज तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं है जो गार्जियन को बताए कि हमें अपने बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो सर, आप अपने एक कविता को। बिल्कुल, एक राइटर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि कुछ अच्छा चीज़ कहीं देखता हूँ तो मैं अपने तरीके से उसे अपने शब्दों में ढाल लेता हूँ। एक छोटी सी कविता है हमारी आज की बेटियों के ऊपर। जिम्मेवारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाली,
सुना वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर एक क्षेत्र में उदाहरण आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत को अर्थी का कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, वीर की शहादत को अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। तो आज की बेटियां ये हैं। नेक्स्ट। जी सर। तो हम लोग एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे गाइड करना चाहिए, और कुछ सर अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो बताइए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, 2-3 बातें हैं जिसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बचपन से सुन रखा है कि जो हम लोग का अचल संपत्ति है, भूमि, घर या ऑर्नामेंट्स, गहने, ये हम लोग विपत्ति के लिए बचा के रखते हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूं। आप विपत्ति के लिए बचा के नहीं रखिए, आप अपने बच्चों को वेल एजुकेशन के लिए बचा के रखिए, और जहां आवश्यकता पड़े थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं सोचना है। मैं कहता हूं कि आज मेरे दोनों बेटा मिलकर के उस बलिगांव नगर में बीघा में तो जमीन अर्जित कर ही सकते हैं। बिल्कुल। एक कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा आपका कुकर्मी हो गया, नालायक हो गया, तो आपका 100-200 बीघा भी उसे तापने में समय नहीं लगेगा। और अगर सुपुत्र है तो फिर आपके पास की संपत्ति को वो कभी नजर उठा के देखेगा भी नहीं। उसके पास तो खुद वो कैपेबल है, आपके पास क्या संपत्ति है वो ताक झांक नहीं करेगा। इसलिए उस संपत्ति को अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करना पड़े तो थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटिए, निधड़क होके खर्च कीजिए। बिल्कुल। लेकिन सर हमको लगता है बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करते हैं, कर्जा लेकर के खर्च करते हैं। तो ये कितना सही है? देखिए, एक कहावत आपने सुना है प्रफुल्ल जी कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। हाँ। जब आपका बच्चा 8th क्लास में कोई पोजीशन नहीं ला रहा है, 9th क्लास में पोजीशन नहीं ला रहा है, हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी उदाहरण है कि वो 10th तक कुछ नहीं किया और 12th में टॉपर्स बन गया, जेई मेंस छोड़िए एडवांस क्रैक कर लिया। तो मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अगर आपके बच्चे में इंटेलिजेंसी है, उसमें उत्सुकता है, तो थोड़ा सा भी हिचक मत कीजिए, अपनी सारे संपत्ति को झोंक दीजिए उस बच्चे के एजुकेशन पर। वो बच्चा आपका सूद ब्याज के साथ एक दिन वापसी करेगा। जी। अगर मेरा ये सेशन कोई गांव का गरीब किसान ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपका सबसे बड़ा संसाधन आपका पुत्र है, सपुत्र है। सारा जिंदगी का कमाई झोंक दीजिए, वो उससे ज़्यादा रिटर्न करेगा। बिल्कुल। मैं तो बोला कि जो सूद समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट, उसके साथ वो वापस दिलाएगा आपको। ठीक है सर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी नौकरी बिहार के लिए मतलब मर जाएंगे लेकिन सरकारी नौकरी ही चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? दहेज या कुछ और? नहीं, इसमें कुछ योगदान दहेज का हम मान सकते हैं। जैसे कहावत है कि पैसा बहुत कुछ है
सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। वैसे ही ये सर बात आप दहेज के मामले में कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के मायने में कह रहे हैं? नहीं नहीं, दहेज के मैटर में मैं, आपने चूंकि क्वेश्चन रखा है कि ये सरकारी जॉब की जो आजकल हवा चल डिमांड रही है, डिमांड है, तो भाई दहेज को लेके है या फिर और भी कोई कारण है? हाँ। देखिए, हम लोग ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर एजुकेशन के अलावा कोई संसाधन अभी फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आप अदरवाइज ये स्टेट को देख लीजिए। एक डिबेट में मैं और हिस्सा लिया था, उसमें क्वेश्चन उठा था कि पटना की जो जमीन है वो सबसे महंगी है अदरवाइज स्टेट के अपेक्षा। मैंने सीधा शॉर्टकट में जवाब दिया कि भाई बिहार में एक ही ऑप्शन है पटना, यूपी में एक ही ऑप्शन नहीं है, इलाहाबाद बहुत सारे शहर हैं, मुगलसराय है, लखनऊ वाराणसी है, लखनऊ है। वैसे ही आप एमपी में, छत्तीसगढ़ में वगैरह वगैरह में चलिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बिहार में ओनली वन पटना। पटना के टक्कर का कोई सिटी है नहीं है। तो जहां तक मैं जानता हूं, मैं देखा हूं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बदौलत ही आप ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इसलिए जॉब की जो प्राथमिकता है, आदमी इंसान कहता है कि भाई नौकरी पाना और भगवान पाना बराबर सर, है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का, युवाओं का मजबूरी है सरकारी नौकरी, बिल्कुल, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं। दहेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? कब खत्म होगा या होगा ही नहीं? नहीं, धीरे धीरे जहां तक मैं देख रहा हूं पहले से कमी तो आई है। चूंकि मैं हायर सोसाइटी भी मेंटेन करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि जो वेल एजुकेशन वाली फैमिली है वहां पर अब बहुत दहेज का डिमांड नहीं है। दहेज का डिमांड नहीं है, गिफ्ट का डिमांड है। दहेज गिफ्ट के रूप में तब्दील हो गया है, जो गिफ्ट। बिल्कुल, आपके बात को मैं काट भी नहीं सकता, लेकिन 100% समर्थन भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक सभ्य और अच्छा जो परिवार है वो आज भी दहेज को नज़रअंदाज करता है। उसे एक अच्छी बहू चाहिए। और मैं या हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं अभिभावक, मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा तहे दिल से कि आप बच्ची को देखिए, दहेज से मत तौलिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। आज जो एकल परिवार देख रहे हैं, इसमें इसके डिफिनेशन में भी आज बहुत चेंजिंग आया है। आपको याद होगा बढ़िया से, जब ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र आपने पढ़ा होगा, तो उसमें परिवार की कैटेगरी बताई गई है। उसमें से एकल परिवार के परिभाषा में कितने सदस्य आते थे। अब तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा भी बड़ा बच्चा अगर हो गया तो एकल परिवार मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, बट नॉट योर चाइल्ड। ठीक है सर। सर, अगर हमारा ये सेशन कोई देख रहा हो, आपके बड़े बेटे जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने ही वाले हैं, बन ही जाएंगे, बिल्कुल हैं, और आपसे कोई अप्रोच करना चाहता हो, शादी करना चाहता हो, उसके बाद छोटे जो लेफ्टिनेंट हैं उनसे भी अगर शादी का कोई प्रस्ताव लाना चाहता हो, तो आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड सबसे पहले बच्ची का रहेगा। चूंकि मेडिकल डिपार्टमेंट से है तो पहली प्राथमिकता रहेगी कि मेडिकल डिपार्टमेंट से बच्ची हो, तभी दोनों का सामंजस्य जीवन का अच्छा बैठेगा, तालमेल। लेकिन ये 100% जरूरी नहीं है। मनपसंद अगर नॉन डिपार्टमेंटल मिलती हैं, सभ्य हो, अच्छे परिवार हो, तो प्राथमिकता मैं उसका दूंगा। पैसे का प्राथमिकता न मैं डॉक्टर साहब के शादी में दूंगा और न एनडीए वाले का दूंगा। लेफ्टिनेंट साहब को बिल्कुल, मैंने एक प्रॉमिस किया है अपने रिश्तेदारों को कि 2 बेटे हैं, एक बेटे का शादी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। जो लड़की पक्ष हैं वो अपने दरवाजे पर 4 चांद लगाएं, खूब शोभा बढ़ाएं, अतिथि सत्कार करें, भव्य स्वागत करें, और उनका स्वागत मैं अपने दरवाजे पर भव्य तरीके से करूं। कोई पैसे का लेन देन नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को, जिस युवा को शादी करनी है,
उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन, मम्मी पापा अगर दहेज का विरोध ही करें तो दहेज प्रथा खत्म नहीं किया जा सकता है, जब तक युवा आगे बढ़ कर के इसमें भागीदारी नहीं देगा। आपके डॉक्टर साहब और आपके लेफ्टिनेंट साहब अगर चाहें कि उन्हें गिफ्ट लेना हो तो आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मैंने बार बार एक चीज बोला है कि संस्कार एक चीज होता है। अगर बच्चे संस्कारी हैं तो कभी वो पेरेंट्स के अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। वो तो संस्कार विहीन बच्चे हैं ना। अगर बिल्कुल। मम्मी और पापा कह रहे हैं कि भाई मुझे दहेज नहीं चाहिए और बच्चे कहे कि मुझे चाहिए, तो भाई फिर तुम अपना लाइफ देख लो, अपना मैरिज देख लो। मुझे जैसे रिश्तेदारों को इनविटेशन कार्ड दिया जाता है वैसे मेरे पास भिजवा देना, देखेंगे बरबरात में आ जाएंगे। तो ये तो वो बात हो गई। बिल्कुल। तो दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, हम भी इसका समर्थन नहीं करते हैं और ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन ये ऐसा विस्तार है प्रफुल्ल जी ना, कि जैसे हमारे रगों में, हमारे नसों में खून का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो किसी न किसी बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। उसी तरह से ये दहेज प्रथा आज वो हमारे रगों में बस गया है। लेकिन हर चीज का, एक डॉक्टर के पिता होने के नाते मैं ये बोल रहा हूं कि आज के डेट में हर बीमारी का इलाज है। तो फिर ये दहेज प्रथा क्या है? आप और हम मिल जाएं तो दूर किया जा सकता है। नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इंटर कास्ट मैरिज पे क्या कहना चाहते हैं? गलत है, अगर आपके डॉक्टर साहब को पसंद आ जाए तो गलत है। मैं विरोध करता हूं 100%। नहीं होना चाहिए। क्यों? अपनी कास्ट में बच्चियां नहीं है क्या? क्या दिक्कत है सर? अगर आपके डॉक्टर साहब को कोई लड़की पसंद आ गई, अपने कलीग साथ जॉब करने वाली, आपके लेफ्टिनेंट साहब को कोई दूसरी लेफ्टिनेंट पसंद आ गई, तो क्या दिक्कत है? भले वो दूसरी कास्ट की हो, देखिए, इससे क्या समस्याएं आएंगी? मैं बताता क्यों हूं, आप विरोध करते हैं इस चीज मैं को? बताता हूं। जिन होता है, ठीक है ना, तो हमारा और अगला का ये टैली कर ही नहीं सकता है। मैं जातिवाद का विरोधक नहीं हूं। मेरा कभी भी, चूंकि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैंने कभी ब्राह्मणवाद का प्रश्रय नहीं दिया है। परंतु आप जिस कास्ट से, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति में ही वैवाहिक, चूंकि हम लोग हिंदू में क्या है, विवाह को एक यज्ञ माना जाता है। हमारा शास्त्र कहता है, पुराण जो 18 पुराण है, अगर कभी समय मिले तो आप शास्त्र पढ़िए। सबसे दुख की बात तो ये है कि आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं और गांधी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे भैया मेरे, बुक पढ़िए, यूट्यूब और फेसबुक मत पढ़िए। जब आप उसमें जाइएगा तो हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि अगर हम अदर कास्ट से शादी करते हैं तो जो पितर लोगों का जलाभिषेक जल दिया जाता है उसके हकदार हम नहीं हैं, उनका श्राद्ध कर्म करने का हकदार नहीं है। तो मैं तो भाई इसका विरोधी हूं। लेकिन सरकार तो समर्थन करती है। आपको पता होना चाहिए, आप सभी दर्शकों को पता होना चाहिए कि अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपया आपको दिया जाता है। तो ठीक है, ये अपनी अपनी राय है सर की, अपनी राय है, अपनी विचारधाराएं हैं। हर किसी की विचारधारा सेम नहीं हो सकता नहीं नहीं, है। यहाँ हम 1 सेकंड के लिए आपको ब्रेक लगाएंगे। Yes, sir. जहां तक आपने बोला कि सरकार चाहती है, बिल्कुल तो फिर सरकार, बिहार सरकार तो दारू बंद भी चाहती थी। ये यूपी सरकार को समझ में नहीं आया था, गुजरात सरकार को समझ में नहीं आ रहा था, दिल्ली सरकार को समझ में नहीं आ रहा था। एक साथ पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्ति अभियान चलता और सारे जगह बंद हो जाता। आज जो आप रोड से पुलिस प्रशासन और जिप्सी एक पियक्कड़ को उठा के ले जाता है, मैं तो उसका भी विरोध करता हूं जी। आप उससे एग्जैक्ट इतना उसको टॉर्चर कीजिए कि वो कहां से उठाया है और जाके वहां छापा मारिए और उसको उठा करके कम से कम मिनिमम 3 साल के लिए डाल दीजिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल सर।
तो सर हम लोग सरकारी नौकरी के विषय पे बात कर रहे थे। आपने कहा कि ये बिहार जैसे राज्यों का मजबूरी है, दूसरे संसाधन नहीं है, दूसरे विकल्प नहीं है, इस बिल्कुल। कारण से बच्चे इसमें लगते हैं। जी लेकिन सर सरकारी नौकरी की जो संख्या है वो तो सीमित है, सरकार हर किसी को नौकरी दे नहीं सकती है। तो उन युवाओं को, उन बच्चों को, उन लड़कियों को क्या करना चाहिए जो सरकारी नौकरी भी नहीं, तैयारी भी नहीं कर सकता? क्योंकि आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 3 साल 4 साल लग ही जाते हैं। तो उन बच्चों को, उन युवाओं को आप क्या बताएंगे कि आपके यहाँ तो कोई विकल्प नहीं है? स्किल डेवलपमेंट एक भारत सरकार का योजना है, तो आप सरकार को बीच में से हटा ही डालिए, स्किल पर केवल आइए। आप स्किल डेवलप कीजिए। जरूरी नहीं है कि जितने भी पढ़ने वाले हैं ये सभी लेफ्टिनेंट बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल हर किसी को सरकारी नौकरी जितने नहीं हो सकती पढ़ने है। वाले हैं वो सब डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित हो जाएं, वो सब डीएसपी के उपाधि से सम्मानित हो जाएं, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। आप अपने अंदर स्किल को पैदा कीजिए। अगर स्किल पैदा कर दिए तो फिर आपकी परेशानी रहेगी ही नहीं ना। आज जिस यंत्र के माध्यम से हम लोग इस चैनल तक आए हैं, कल्पना कीजिए कि ये यंत्र कोई डीएसपी और कोई डॉक्टर नहीं बनाया है, ये पूरा यूनिट मिल के बनाया है। और सारी यूनिट के जो मेंबर हैं वो सभी मेंबर का नाम ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। बिल्कुल। हाँ भाई, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार तो कर दिया, वायर का आविष्कार किसने किया? वो भी ग्राहम बेल ही ने तो नहीं किया था ना। जो टेक्नोलॉजी हम चला रहे हैं उसमें हजारों लाखों लोग हैं, भूमिका है। तो बस वही है स्किल। आप अपने अंदर स्किल को पैदा कीजिए। वो छोटा सा मोबाइल बनाना ही क्यों ना सीखिए, छोटे छोटे मशीन बनाना सीखिए। महिलाओं के लिए भी बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट सरकार ने भी चला रखा है, और आप भी घरेलू उद्योग से लेके लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, बहुत सारा चीज चला हुआ है। अपने स्किल को आप डेवलप कीजिए एजुकेशन के साथ ही। बिल्कुल। अभी तक हम लोग एज ए पेरेंट्स बात कर रहे थे कि एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा, कोई कंपटीशन का तैयारी करने वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, नीट हो, एनडीए हो या कोई और यूपीएससी बीपीएससी क्यों ना हो, अगर वो तैयारी कर रहा है, देख रहा है, अपने जीवन से हतोत्साहित है, निराश है, वो तो स्ट्रगल कर रहा है, सही डायरेक्शन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसे पता नहीं है, लेकिन वो अपना 100% पोटेंशियल झोंक रहा है। तो बच्चे क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण वो रिजल्ट में पीछे रह जाते हैं? आपसे ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि आप हॉस्टल चलाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे। बिल्कुल। तो सर कुछ अपने अनुभवों को बताइए। देखिए, पिछले 3 सालों से मैं नीट को बड़ा नज़दीक से देखता हूँ। जैसे ही आप जानते हैं, मई के फर्स्ट संडे नीट का फिक्स है। ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इस साल भी डेट फिक्स हो गया बिल्कुल, है। वो हमेशा के लिए डेट फिक्स है। मई का फर्स्ट वीक का पहला संडे को नीट का एग्जाम होता है। उसमें कोई डेट इधर उधर होने का चांस बहुत रेयर केस में होता होगा, नहीं तो मई का फर्स्ट वीक का पहला संडे, ठीक है। तो मैंने देखा बहुत करीब से, बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो एक ही चीज मैं देखता हूं कि केमिस्ट्री ने रुला दिया इस साल। चलो भैया, बच्चे क्या करते हैं कि अब केमिस्ट्री पर अपना सारा फोकस उझल देते हैं और दब जाता है सबसे आसान बायो। ये गलती से बचना है। केमिस्ट्री पर चाहिए, ध्यान से सुनिए। जैसे केमिस्ट्री इस बार बहुत रूल आया, यानी कि टफ क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया। बच्चे का बायो ठीक गया, फिजिक्स ठीक गया और केमिस्ट्री रूल आया। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा तो बायो एकदम इजी है, बहुत जल्द, वो तो 10 दिन केवल देख लूंगा सरसरी निगाह से, बायो मेरा क्लियर है। केमिस्ट्री हट गया तो चलो अब केमिस्ट्री पर सारा पावर आप झोंक दें।
तो भैया आपको जाना है यहाँ से, पटना से आपको जाना है, अब मान लीजिए कि दिल्ली, तो दिल्ली जाना है तो आप पानी का बोतल खरीदते हैं ना, और आपको अब ये तय है कि बीच रास्ते में कहीं पानी का बोतल नहीं लेना है, न प्लेटफॉर्म पर उतरना है। तो आप अभी से ये तैयारी कर लें कि मैं 5 लीटर में दिल्ली पहुंचूंगा, 10 लीटर में या 2 लीटर में। तो आप क्या करते हैं, 1 लीटर ले लिए और ताक झांक शुरू कर दिए। पता चला कि मुगल सराय भी बढ़िया से नहीं पहुंचे हैं, अदरवाइज स्टेशन भी नहीं पहुंचे हैं, पानी का बोतल आपका खत्म, पानी खत्म। तो केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा था कि केमिस्ट्री पर ही सारा फोकस डाल दीजिएगा, फिजिक्स आपका लूज हो जाएगा, बायो आपका लूज हो जाएगा। आप बैलेंस डाइट जैसे हम अपने शरीर के लिए बनाते हैं ना, हमें सारे विटामिन्स तो चाहिए, तो बैलेंस डाइट होता है, उसी तरह से पढ़ाई एजुकेशन में नीट के लिए भी आपको बैलेंस बना के चलना होगा। आप जितना फोकस केमिस्ट्री पर कर रहे हैं उतना ही फोकस आपको फिजिक्स पर भी लाना होगा और उतना ही बायो पर भी लाना होगा। तीनों का बैलेंस बना के चलिए, नीट आपके करने में होगा। बिल्कुल सर, ये जो आप बात बोले एकदम कोर बात बोले, एकदम सेंट्रल बात बोले। ये जो भी एजेंसियां क्वेश्चन बनाती हैं, इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं। आप नीट का एग्जांपल दिए, हम थोड़ा सा कम समय में बीपीएससी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। बीपीएससी में होता क्या है, 17th बीपीएससी में बहुत हंगामा हुआ था कि क्वेश्चन बहुत वन लीनियर टाइप के पूछ दिए गए थे, ग्रुप डी टाइप के पूछ दिए गए थे। लेकिन बीपीएससी का ये मानना था कि इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोग ट्रैक नहीं कर पाए, उसको सॉल्व नहीं कर पाए। और 71th बीपीएससी, हम प्री का बात कर रहे हैं, 71th बीपीएससी हुआ तो उसमें क्वेश्चन लॉजिकल टाइप्स के क्वेश्चन पूछ दिए गए, एजर्सन, कथन और निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो जो 71th बीपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनको लगा कि जो जैसे पिछले साल क्वेश्चन आएगा वन लीनियर टाइप का, वही चीज़ पढ़ करके गए और वो बच्चे फेल हो गए, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एजेंसियां भी देख रही हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी एक चीज़ पे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो गहराइयों तक जाइए। क्या सर? बिल्कुल, गहराई तक जाना है, सिलेबस के साथ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। बच्चा अगर तैयारी कर रहा है सर, चाहे नीट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, हतोत्साहित हो गया है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो अपने आप को, वो चाहता है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो हर दिन खुद को मोटिवेटेड कैसे रखे, एनर्जेटिक कैसे रखे। देखिए, वाल्मीकि जी और तुलसी बाबा ने हम लोगों को बहुत अच्छा चीज दे करके गए हैं, मानस। मेरी गुजारिश रहेगी, आप मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो या हिंदू भाई हो, कोई भी एपिक्स को, कोई भी बुक को पढ़ने में कोई गुनाह तो नहीं है ना। ठीक है, रामायण को हम लोग एपिक्स के रूप में, हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में मान करके पढ़ते हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो सिंपल एक बुक मान के पढ़ लीजिए, मुस्लिम है एक बुक मान के पढ़ लीजिए। उसमें इसका इतना अच्छा आपको, आप जीवन में जहां भी उलझिए ना, हर एक उलझन का सुझाव मानस में है। आप बिल्कुल, ये आप ही के साथ नहीं, बहुत ऐसे विद्यार्थी जो देख रहे हैं उनके साथ हुआ होगा कि 4th 5th अटेम्प्ट ले लिए यूपीएससी, पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू में छट गए, या पीटी हुआ, मेंस में छट गए, तो अब मनोबल टूट सा गया है। मनोबल तोड़ना नहीं है भाई मेरे। आप देखे होंगे जब सीता जी का हरण हुआ था और पता भी लग गया कि भाई लंका का रावण ले गए हैं, तो अब लंका पहुंचना था, तो हनुमान जी ने बड़ा समुद्र देव से प्रार्थना किया था। और रामायण में ये आया है कि कई दिवस तक बीते, यानी कि वो काउंटेबल नहीं है, कई दिवस तक बीते, मे बी 10 दिन, 20 दिन, महीना, दिन, जो भी हो। अगर वो पेशेंस छोड़ देते तो शायद पहुंच नहीं पाते। उन्होंने धैर्य रखा
और जिसका परिणाम क्या हुआ, लंका विजय, पहुँचे भी और विजय भी हुआ। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करते रहना होगा, गलत डाइवर्ट नहीं होना है, मार्गदर्शन होना चाहिए और सही रास्ते पर चलिएगा, मंजिल क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर। तो सर ने जैसा आपको कहा कि आप जैसे ही ये वीडियो देखें, अगले दिन तुलसी जी का जो रामचरितमानस है खरीद करके, छोटा बड़ा जैसा भी बहुत वेरिएशन उसका आता है, आप अपने पास रख लें, उसके श्लोकों को, चीज़ों को पढ़ें, वो आपको एनर्जेटिक करेगी, मोटिवेट करेगी। तो सर ये हम लोग बात किए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें कैसे अपने आप को, मनोबल को बनाए रखना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। जीवन सर हर किसी का समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक्चुअली आप अभी जैसे बोले रामचरितमानस का, रामायण का एग्जाम्पल दिए, हम एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं सर। बिल्कुल। भगवान राम भगवान थे, उनके जीवन में कितनी वो थी, जब वो अपना शिक्षा ग्रहण किए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको ये नहीं था कि मेरा शादी हो जाएगा, और जब शादी हुआ तो उनको ये नहीं था कि मेरा वनवास हो जाएगा। उनको अंदर में यही होगा ना कि अब शादी हुआ, अब राजपाट चलाएंगे। भगवान उनके पिता दशरथ जी को ये नहीं पता होगा कि उनके बच्चे का, उनके बड़े बेटे का वनवास हो जाएगा। तो जीवन जब भगवान के जीवन में उनके अनुसार नहीं चला, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चला, तो हम तो नॉर्मल आदमी हैं, हम नॉर्मल इंसान हैं, तो हमारे अनुसार चीज़ें कैसे चल सकती है। तो हमें जीवन में हर वक्त हर समय अनहोनी के लिए रेडी होना चाहिए, और अगर हम अपने मानसिकता को इस तरह से तैयार कर लिए तो जीवन में कभी हमें दुख का आभास नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन का आभास नहीं होगा। बिल्कुल, समय समय की बात है। देखिए, इस क्रम में हम लोग बढ़े हैं तो 2 मिनट का और समय लेंगे। उसी मानस में बहुत ही एक अच्छा, मैं बार बार उस लाइन को पढ़ता हूं प्रफुल्ल जी। जी सर। जब हनुमान जी पता लगाने के लिए लंका पहुंचे थे तो एक उसमें पात्र थी सुरसा। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा, सुने होंगे। तो हुआ क्या कि वो बोली कि भाई हनुमान, तुम्हें अब तो मैं निगल जाऊंगी, खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे आज केजी चलता है, किलो, फीट, तो उस समय योजन चलता था। तो उसने, अब चूंकि हनुमान जी को खाना था, तो उसने अपना मुंह 1 योजन का बना लिया। तो हनुमान जी हो गए 2 योजन के। अब 2 योजन को सामान खाने के लिए, यानी 2 केजी सामान एक बार में खाना है, तो भाई 3 केजी यानी 3 योजन का होना चाहिए। तो सुरसा ने 3 योजन का मुंह किया, हनुमान ने 4 किया, वो 5 किया। तो इसका कभी अंत ही नहीं होता रामायण का, क्योंकि ये तो काउंटिंग में चलते रहता है कि हाँ भाई 3,84,000 योजन का सुरसा, तो 3,85,000 योजन का हनुमान जी, 3,86,000 योजन का सुरसा, तो 87 के हनुमान जी। तो ये कभी रामायण का अंत नहीं होता। तो देखिए, इस कहानी से हमको सीख लेना चाहिए। हनुमान जी क्या हुए, एकदम छोटे हो गए। विजय किसको मिला, जो छोटा हुआ। तो आप कभी भी छोटा समय पर बनने में असहज नहीं महसूस कीजिए। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, और समय पर अगर छोटा बनने से काम चल जाता है, हाथ जोड़ने से काम चल जाता है, तो बिल्कुल चला लीजिए। परिवार में शांति रखिए, बच्चे आपके जरूर तरक्की करेंगे। जी बिल्कुल। आप जीवन के किसी भी मुकाम पे हैं, आप निराश मत होइए। पहले आप स्वीकार करिए कि आप एक बेहतर इंसान हैं और जीवन बेहतर चल रहा है। चाहे बड़े पद पे हो, छोटे पद पे हो, कम आपके पास संपत्ति हो, अधिक संपत्ति हो। शायद सर आप यही बात कहना चाह रहे थे। बिल्कुल सर, हम आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, बिहार कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। हम का मतलब ये समाज। बदलाव तो भाई नियति का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहले हम अपने आप को सुधारें, देश तो स्वतः सुधर जाएगा, बिहार तो स्वतः सुधर जाएगा। बहुत अच्छा काम किए नीतीश जी कि भाई शराब यहाँ बंद हो जाए।
तो क्या नीतीश जी तो घर घर नहीं ना पहुंचा रहे हैं? पहुंचाने वाले कौन हैं? हम और आप हैं। आप मेरे यहाँ, हम आपके यहाँ। तो जब हमारी मानसिकता परिवर्तित होगी, हम सुधरेंगे। मैं अभी गया था, 6-7 स्टेट घूम करके आया हूँ प्रफुल्ल जी। जी सर। मैंने एक चीज देखा, वो सारे स्टेट में शराबबंदी नहीं है, गुटखा बंदी नहीं है, लेकिन रोड पर एक गुटखा का रैपर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग डस्टबिन का यूज करते हैं। मैंने एक बंदे को देखा, गुटखा फाड़ा, मुंह में डाला और गुटखा का रैपर बड़ी अहदे से उसने पॉकेट में रखा, और 10-20 कदम पर बड़ा सा एक रखा हुआ था डस्टबिन, वहां वो 1 सेकंड के लिए रुका, पैकेट से निकाला। मैंने पूरे गंभीरता से उस चीज को लिया है, इसलिए मैं आज आप लोगों को भी बता रहा हूं। और उस रैपर को उस डस्टबिन में उसने डाला। तो जब हम बदलेंगे, बिहार बदलेगा। यानी बिहार हम ही हैं, हमसे ही बिहार है। बिल्कुल अगर हम बदल गए तो बिहार बदल गया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी सर बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे रोजगार का ही मुद्दा लें, बहुत गंभीर समस्या है सर। और ये समस्या बहुत जटिल होने वाली है, अपराध बढ़ने वाले हैं। आप माने या न माने, जैसे आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट कर ले, आप देखेंगे कि बीटेक होल्डर लोग बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो समस्याएं तो हैं सर। तो इन समस्याओं को कैसे आप देखते हैं? बिहार की क्या क्या समस्याएं हैं सर बिहार में? देखिए, दैहिक, दैविक और भौतिक, हमारे जीवन में यही 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। दैहिक, जो आपके शरीर से है, अभी पेट दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, कोई बीमारी हो गई, दैहिक। दैविक, जिसे हम नेचर के माध्यम से मानते हैं, भूकंप आ गया, बहुत तेज विंड आ गया। और भौतिक, ये तीनों में हम करते क्या हैं कि हाथ पर हाथ रख के और गवर्नमेंट को कोसते हैं। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं दिया है, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। मैं पूछता हूं आज के यंग जनरेशन, विद्यार्थी से स्पेशलिस्ट, आपको कितने घंटे स्टडी करना चाहिए? 8 घंटा पर डे, 10 घंटा, 12 घंटा? क्या आप करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर कीजिएगा तो मैं बार बार कर रहा हूं कि यूपीएससी, बीपीएससी, नीट आपके चरण में होगा, आपके कदमों में होगा। तो आप अपना काम जब सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो अगला पर क्यों उंगली उठाते हैं? समस्याएं तो हैं, जटिल समस्या है। यहां सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की कमी है। आज पटना जैसे महानगरी में ढंग के शिक्षक नहीं है, बहुतायत। अगर हम देखें विद्यार्थियों की संख्या, उस अपेक्षा शिक्षक ना के बराबर है। अगर शिक्षक होते तो एक हॉल में 600 लड़का और एक टीचर नहीं होता। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, हमें और हमारे समाज को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपने मुझे अभी एक क्वेश्चन इससे पहले किया था कि आप बेटा से क्या अपेक्षा रखे थे, एक अच्छा इंसान बनना या लेफ्टिनेंट कर्नल बनना? मैंने बोला था कि नहीं, सबसे पहले तो भाई अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनेगा तो बाकी चीज़ें स्वतः हो जाएगी। जैसे सरस्वती और लक्ष्मी का तालमेल है कि जिस घर में सरस्वती पहले आती है तो लक्ष्मी तो पीछे से चल के आती हैं, ये तय है। लेकिन पहले लक्ष्मी आती हैं तो जरूरी नहीं है कि सरस्वती वहाँ आए। ऐसा हम लोग अपने गांव में, अपने कस्बे में उदाहरण देख रहे हैं। तो बिहार में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं को पैदा करने वाले भी बिहारिये हैं। स्पेशली अकेले लालू जी बिहार में समस्या पैदा नहीं किए, स्पेशली अकेले जगन्नाथ मिश्रा जी ने पैदा नहीं किया, अकेले स्पेशली नीतीश कुमार जी ने पैदा नहीं किया। हम सब मिल के पैदा किए हैं। तो इसका समाधान भी हम सब मिल के निकालेंगे तभी होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और ये समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हो पा रही हैं। कारण यही है सर कि
कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म ही नहीं करना चाहती है। तो अगर आपको इलेक्शन लड़ने का अपॉर्च्युनिटी दिया जाए, देश राज्य का नेतृत्व करने की अगर आपको अवसर मिले, तो सबसे पहले आप किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? उसकी तरफ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? प्रफुल्ल जी, ये तो हमारा प्रतिकूल प्रश्न हो गया। नहीं, आप तो जीवन में अब उस मुकाम पे हैं। मैंने राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं जब शिक्षक हुआ करता था, अभी मैं अपने को शिक्षक तो नहीं कह सकता हूँ, भूतपूर्व कह सकता हूँ, तो मैंने अक्सर वीआईपी पर्सन के यहाँ जाकर के, कुछ मंत्री महोदय के यहाँ, माननीय महोदय के यहाँ, उनके बाल बच्चे को मैंने शिक्षा दिया है। तो मैं राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। और अब वो राजनीति नहीं रही, चाणक्य की राजनीति नहीं रही, अब कूटनीति हो गई है, गंदी राजनीति हो गई है। और मुझे लगता है कि मामूली एक थाना का थाना प्रभारी बनना मैं पसंद करूंगा, लेकिन एक पॉलिटिशियन बनना कतई पसंद नहीं करूंगा। लेकिन सर, देश की दशा और दिशा उन्हीं के हाथों में है। बिल्कुल। वैसे पदों पे अगर आप जैसे अनुभवी, शिक्षित और संवेदनशील लोग नहीं जाएंगे, तो हम तो उम्मीद ही नहीं करते हैं कि बिहार बदल भी पाएगा। तो आप उस मुकाम पे भी हैं, बच्चे सक्सेस हैं, आर्थिक कोई समस्या नहीं है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, इस अवसर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, और साथ में प्रश्न ये भी है कि बिहार सुधारना है। हाँ। तो अभी जस्ट पिछला चुनाव आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी का, उन्होंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं दिया, नहीं लिया। वे स्वयं अपने आप में एक पार्टी स्थापित किए, एक भी सीट नहीं आया, कोई बात नहीं, जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी, एक भी सीट नहीं आया, लेकिन उस शख्स से कभी मिलिएगा, उसको मलाल नहीं है, वो हाथ नहीं फैलाया है। सर हम बताते हैं, मलाल इसलिए नहीं है, हमको जहाँ तक सुनने और समझने में आया है कि वो एक एक कैंडिडेट से करोड़ों में सीटों को बेचे, बिजनेस किए, व्यापार किए। तो आप देखिए, ये तो हम जनता को लगता है कि उन्हें सीट नहीं मिला, लेकिन वो करोड़ों अरबों का व्यापार कर चुके हैं। सर जो भी हो, मैं वहाँ, मेरे कहने का मकसद कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो गए गलत दिशा में। ओके सर। मेरा प्रश्न ये था कि आप पूछे थे कि कौन सा पार्टी आप ज्वाइन कीजिएगा। मेरा खुद का पार्टी होगा तभी मैं सुधार कर पाऊंगा, मैं किसी के साथ रह करके सुधार करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कीचड़ में खड़े होके और कीचड़ से ही पैर को साफ कीजिएगा तो नहीं होता है, वैसे होने वाला नहीं है। अगर आप मुझे एक आदर्श पुरुष के रूप में देख रहे हैं, तो धरती ऐसे आदर्शवान पुरुषों से भरी पड़ी है। मैं प्रयत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, अथक प्रयास करूंगा कि वैसे सदस्य को मैं चुनूं और देश या राज्य वैसे सदस्य के हाथ में दूं, ताकि हमारे युवा पीढ़ी के बारे में वो सोचे, उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। राजनीति विषय पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के जीवन को डिसाइड करने वाले यही लोग होते हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो। तो ये जो शीर्ष लोग हैं जो राजनीति में हैं, जिनके हाथों में सरकार है, तो वो डिसाइड करते हैं। सर जन स्वराज को बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना है सर, बस संक्षिप्त में, जन स्वराज को सीट क्यों नहीं आई? प्रशांत किशोर जी बहुत अनुभवी आदमी हैं, तो क्यों नहीं आई सीटें? क्या कारण थी? क्या बिहार सही में जातिवाद जैसी राजनीति चलती है बिहार में? बिल्कुल नहीं। मैं तो पिछले लगभग आपको 20 साल का बढ़िया से मुझे याद है, 20 साल यानी 4 इलेक्शंस से मैं देख रहा हूं कि जातिवाद का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। नीतीश जी जिस जाति से आते हैं, पूरे बिहार में
परसेंटेज आप देख लीजिए, 3 से 4% उनके वर्ग से हैं, लेकिन आज पिछले 4 बार से वही हैं मुख्यमंत्री। तो क्या पूरे बिहार कोयरी भाई, कुर्मी भाई बाहुल्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो जातिवाद इसमें मैटर नहीं होता है। रहा प्रशांत किशोर जी की बात, तो एक चीज प्रफुल्ल जी हम बताना चाहेंगे कि जब तवा गर्म होता है ना, तो सबकी इच्छा होती है कि रोटी सेंक लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा मैं मंथन नहीं करना चाहता हूँ। बाकी अदरवाइज सारा प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। जी सर, प्रशांत किशोर एक अनाउंस किए थे, घोषणा किए थे कि वो अगर सरकार में आते हैं तो सबसे पहला काम होगा उनका ये शराबबंदी जो है इसको खत्म करना, शराब चालू करना। नहीं नहीं नहीं, आपने उनका पूरा स्टेटमेंट प्रफुल्ल जी सुने ही नहीं है। आपने आधा स्टेटमेंट सुना है। वो पूरा स्टेटमेंट आप कभी सुनिए, पूरा वीडियो उनका देखिए। उन्होंने बड़ा विक्षिप्त होकर के ये चीज बोला था कि आज जो शराब को लेकर के पूरे बिहार में माहौल है। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि शराब सरकार की तरफ से बंद है, लेकिन बंद नहीं है, घरों में मिलता है। हाँ, बट बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं जनरली सरकार की तरफ से पाबंदी है, आप रोड पे तमाशा नहीं कर सकते हैं शराब पी करके। जब आप ऑफिशियली इस चीज़ को चालू कर देंगे तो जो नहीं जानता है उसको भी पता हो जाएगा कि शराब इस दुकान में मिलती है। नहीं, अभी का जो माहौल है ना, शराब के बंदी होने से इसके सानिध्य में, जैसे आप एक तने को कहीं से बीच से काटते हैं तो उसमें बहुत सारा पनफियां फेंक देती हैं पेड़ों में। आज वो हाल हो गया इस शराब का। चरस, अफीम, हीरोइन, बॉनफिक्स, सनफिक्स, पता नहीं कौन कौन सा फिक्स, मतलब शराब नहीं चल रहा है लेकिन उसके विकल्प इतने के रूप में नशा ने जन्म ले लिया है शराब करना जरूरी हो गया है कि अब लगता है कि ये सबसे शराब ही अच्छा था। अब ये स्टेटमेंट जैसे अभी मैंने बोला, अब कोई इतना ही कट करके और वीडियो चला दे कि अरे सर ने तो बोला है कि शराब ही अच्छा था, तो भाई उसी तरह से किसी का पूरा स्टेटमेंट सुनिए। जी। मैं इसका शुरू से ही विरोध करते आया हूं। शराब अच्छी बात नहीं है, शराब बंद हो जाए, पूर्ण रूप से बंद हो जाए, बहुत सारे परिवार आज भी संभल जाएंगे, बच जाएंगे। नशा चाहे कोई भी हो, नशा का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा हूं। नशा बर्बादी की ओर ही ले जाता है। इसलिए आप जितने भी भाई बंधु, हमारी माँ बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि नशा मुक्त जीवन व्यतीत कीजिए। आपका परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर बिल्कुल। परिवार को चाहते हैं कि बर्बादी से बचा लें, तो भैया बर्बादी से बचाने के लिए सबसे पहले नशा मुक्त पूरे फैमिली मेंबर आप जीवन व्यतीत करना शुरू कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और नशा अगर करना ही है तो खुद को बेहतर बनाने का, देश के नव निर्माण करने का, एक नीट का बच्चा अगर तैयारी कर रहा है 4 साल तक सब चीज भूल करके वो किताबों के साथ उलझा हुआ है, तो वो भी नशा है। उससे बड़ा कोई नशा हो ही ही नहीं नहीं सकता है। तो अगर नशा करना है तो अपने जीवन को बदलने का, अपने देश के नव बिल्कुल। निर्माण का नशा करिए। आपके लिए बेहतर होगा, आपके समाज और परिवार के लिए भी बेहतर होगा। तो सर, हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा आप श्लोक या कविता सुनाएं जिनसे उन्हें प्रेरणा भी मिले और थोड़ा सुकून भी मिले। बिल्कुल। जी सर। देखिए, न तो मैं कोई कवि हूँ न कथानक हूँ, बस कुछ अच्छी पंक्तियाँ मिल जाती है तो उसे अपने हृदय में, अपने लेखनी में संजो लेता हूँ। एक अल्फाज है, घूमता हूँ दर बदर, घूमता हूँ दर बदर, मगर आवारा नहीं हूं मैं। घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं, हालत का मारा हुआ हूं, हालात का मारा हुआ हूं, पर बेचारा नहीं हूं मैं। हंस मत ए जिंदगी,
मुझे गिरता हुआ देखकर फिर संभल जाऊंगा, फिर संभल जाऊंगा। फिर संभल जाऊंगा, अभी हारा नहीं हूं मैं, अभी हारा नहीं हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। देश का सर नवनिर्माण तभी किया जा सकता है जब देश के हर घर से ओजस्वी और तेजस्वी बेटे और बेटियां जन्म ले। बिल्कुल। और देश के नवनिर्माण के लिए, बिहार जैसे राज्यों के नवनिर्माण के लिए जरूरी है हम युवाओं को, आपके जैसे गार्जियंस को, टीचर्स को त्याग समर्पण का जो अग्निकुंड है उसमें आहुति दें। किस चीज का? प्यार का, समर्पण का। हम अपने बच्चों के साथ प्यार नहीं करते हैं, चीज़ों को थोप देते हैं कि तुमको पटना भेजे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तुम्हें एनडीए निकालना ही है, नीट क्वालिफाई करना ही है। वो बच्चा एक मानव नहीं रह जाता है, मशीन बन जाता है। आप अपने बच्चे को सर की तरह पहले मानव बनाना सिखाइए, एक बेहतर इंसान बनाना सिखाइए। वो नीट भी क्वालिफाई करेगा और लेफ्टिनेंट भी बन जाएगा। क्या सर? बिल्कुल। किसी भी एंगल से मैं बार बार एक चीज प्रफुल्ल जी बता रहा हूं आपको। हाँ सर। कि धैर्य धारण तो रखना होगा भाई। मैं खुद एक अभिभावक हूं, मुझे पता है कि आपके बेटे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, आपके बेटे बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं। जैसे ही 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख आता है तो आपको चिंता होती होगी कि बच्चे को फी भेजना है, हॉस्टल का फी देना है, लाइब्रेरी का देना है, कॉलेज का देना है। बच्चा 3 बार से फेल कर रहा है, 4 बार से फेल कर रहा है। आखिर बच्चा कर क्या रहा है? तो बच्चा क्या कर रहा है? कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में जा कर के देखिए कि वो बंद कमरे में, वो कमरे का लंबाई और चौड़ाई आप विश्वास नहीं कीजिएगा। जो नहीं गए हैं, जो गए हैं वो तो देख ही रहे हैं वहाँ का। लेकिन भाई जी जो नहीं गए हैं, वो 6x3 या 7x3, 4 का कमरा, वो भी प्लाईवुड का पार्टीशन किया हुआ, वो बच्चा कैसे जीवन यापन पिछले 3 साल 4 साल से कर रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है, कितना वो जूझ रहा है, कितने अपने आप को उस तपिश में तपा रहा है। तो उसके मनोबल को बढ़ाइए, हतोत्साहित मत होइए। वो बच्चा एक न एक दिन निखरेगा। क्योंकि सोना सबको चाहिए, सोना बोले तो आई मीन गोल्ड, लेकिन तपना कोई नहीं चाहता है। लेकिन तपना कोई नहीं चाहता है। तो भाई तपना तो पड़ेगा। इधर आपका बच्चा तप रहा है, उधर आप तपिए, यानी पेरेंट्स तपिए। बड़े भाई हैं तो तपिए, बड़ी बहन है तो तपिए, माँ है तो तपिए, माँ है तो तपिए। परिवार के सभी जितने भी एल्डर सदस्य हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको तपना पड़ेगा, सबको धैर्य रखना पड़ेगा। और उस बच्चे का, उस बच्ची का समर्थन करना होगा, उसके मनोबल को बढ़ाना होगा, उत्साहवर्धन करना होगा। और जब इतना सारा साथ मिल जाएगा तो बच्चा कैसे नहीं क्रैक करेगा कोई भी एग्जाम। सर 2 घंटा हो चुके हैं, लेकिन गुरु का सानिध्य बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे ठंडी हवा में किसी नदी के किनारे बैठ करके सुकून मिल रहा हो। मन ही नहीं कर रहा है कि हटें, गुरु के सानिध्य को छोड़ें। सवाल का बवंडर चल रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है, समय की सीमा है, उस सीमा से हम बंधे हुए हैं। सर कुछ अगर आप अपने तरफ से कहना चाहते हैं देश के हर नागरिक को, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, तो आप बताइए। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए, अगर रियल में आप विद्यार्थी हैं तो 2-3 बात बस ध्यान रखिए। सबसे जिसमें पहला है नशा का त्याग। अगर कर भी रहे हैं तो मेरी गुजारिश है, इस वीडियो के देखने के बाद, मैं ये नहीं कहता हूं कि बंद कर दीजिए, नहीं नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, दिन भर 24 आवर में अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं
तो इस वीडियो के देखने के बाद कल से 9 कर दीजिए, कुछ दिन 9 पर चलाइए, 2-4-5 दिन के बाद 8 कर दीजिए, फिर 7, 6, 5, और एक दिन वो बहुत जल्द आ जाएगा कि आप 1 कीजिएगा और आपको ही लगेगा कि सिर्फ 1 के लिए नशाखोरी में मेरा नाम तो आ रहा है, चलो छोड़ ही देते हैं, और आप निश्चिंत जीवन व्यतीत कीजिएगा। तो नशा को छोड़ने का क्रम ऐसे होता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि अचानक एकाएक आप छोड़िए, लेकिन कम तो किया जा सकता है ना। आप दिन भर में 20 बार खैनी बना करके खाते हैं, तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद आप 18 बार कर दीजिए, 2-4 दिन के बाद 16 कीजिए, 14 कीजिए, और बहुत जल्द आएगा कि नशा मुक्त जीवन। दूसरा चीज, निद्रा पर काबू। नींद बड़ी बाधक होता है। जैसे आप अच्छा काम करने चलते हैं तो जो बुरी शक्तियां होती हैं वो बड़ा प्रभावशाली होती हैं। तो नींद का परित्याग कीजिए, अल्पाहारी बनिए, और वो तन मन विद्यार्थी से के 5 गुण होते हैं ना, बिल्कुल। कौन कौन से होते हैं सर? श्वान निद्रा, यानी कुत्ते की तरह थोड़ा सा भी आहट होने पर जग जाना, अल्पाहारी, कम खाना, बको ध्यानम, यानी बिल्कुल सेंटिमेंटल होकर के पढ़ना, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ना। तो ये सारे गुण से अगर आप संपन्न हैं तो जरूर आप एक सफल विद्यार्थी हैं, अन्यथा विद्यार्थी कहलाने से क्या फायदा। और दूसरी चीज, अभिभावक को मैं वो तहे दिल से इस बात को समझें कि आपका बेटा या बेटी अगर बाहर में रह के पढ़ रही है, वो किस संकट से जूझ रही है, किस माहौल को झेल रही है, समय समय पर उसका उत्साह वर्धन कीजिए। तो जो फांसी से लटकने वाली समस्या है बेटियों का, बेटे का, रिजल्ट के दिन पता चलता है कि 2-4 पंखे से झूल गई, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है, कतई विद्यार्थी नहीं हो सकता है। विद्यार्थी कभी पंखा से नहीं झूलता है, वो कर्मठ होता है, जुझारू होता है, वो लड़ता है, वो पंखे से नहीं झूलता है। जो पंखे से झूल गया वो विद्यार्थी नहीं है, लानत है उसको। इसलिए आप अपने बच्चे का मनोबल को बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें, और प्रत्येक दिन कम से कम 1 बार उसे फोन करके जरूर संपर्क करें, उसका हालचाल लें। अदरवाइज जो मैंने 3 फैक्टर बताया, कॉलेज, कोचिंग और लाइब्रेरी, ये तीनों जगह का नंबर लें, या एक बार आकर के स्वयं नंबर लें, और तीनों जगह से आप पर डे 1 बार संपर्क जरूर करें। और उसका इतना फ्रेंडली बने कि वो चीज़ों को बताने में झिझक न करे। बिल्कुल, उसे ये ना लगे कि हम अपने पापा को बता रहे हैं, बल्कि उसे लगे कि हम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें डांट नहीं पड़ेगी। बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं और चीज़ों को छिपाते हैं, इसीलिए जो उन्हें डांट पड़ेगी। तो आप एक ऐसा माहौल तैयार करिए सर, जिससे आपके बच्चा आप पे विश्वास कर सके कि मम्मी पापा डांटेंगे नहीं, हमें समझाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस देश के नवनिर्माण में अपनी अहम योगदान देंगे, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप गार्जियन हैं, चाहे आप एक शिक्षक हैं, गुरु हैं। इस देश के नवनिर्माण में हर किसी का योगदान जरूरी है। देश की सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए एक लेफ्टिनेंट बनना ही जरूरी नहीं है। एक आम आदमी, आम इंसान बनकर के भी देश की सेवा की जा सकती है, देश के नवनिर्माण में अपनी आहुति दी जा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर हम लोग अंत करते हैं, और अंत में अगर आप अपनी तरफ से कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं तो बोले, बता सकते हैं। नहीं, अब समय काफी हुआ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके पूरे टीम को जी सर। आपको और आपके इस चैनल को। विनम्र निवेदन, एक बार जरूर पूरा वीडियो को देखें, सुनें और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। जीवन में खुश रहें और लोगों को भी खुश रखने की अवसर प्रदान करें। इसी शब्दों के साथ हम अपने शब्द को, वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।